ओके, सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। ओके, हाँ तो बेटे जो अब तक हम जो डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस का जो फॉर्मूला पढ़े थे, मिड पॉइंट, दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट्स वाला फॉर्मूला पढ़े थे, या फिर दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट को अगर एक तीसरा पॉइंट इंटरनली डिवाइड कर रहा है या फिर एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है तो उसका कोऑर्डिनेट्स के जो फॉर्मूला पढ़े थे। एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल, जब ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट आपको दिए गए हों तो ट्रायंगल का एरिया निकालने का जो फॉर्मूला पढ़े थे, इन सबको लेके कुछ क्वेश्चंस करेंगे पहले न्यूमेरिकल्स, और उसके बाद हम स्लोप रिवाइज करके फिर स्लोप के रिलेटेड कॉन्सेप्ट रिकॉल करेंगे, पढ़ेंगे। तो बेटे पहले तो एक इंपॉर्टेंट नोट से स्टार्ट करते हैं हमारा पढ़ाई। बेटे डिस्टेंस फॉर्मूला को इस्तेमाल करते हुए सपोज मुझे एक क्वाड्रिलेटरल का चारों वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट गिवन हो। एक क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी करके क्वाड्रिलेटरल है, और इस क्वाड्रिलेटरल का चारों वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट्स मुझे गिवन हो, एंड डिस्टेंस फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हुए मैं ये जानना चाहूंगा कि ये क्वाड्रिलेटरल एक रोम्बस है कि नहीं, एक पैरेललोग्राम है कि नहीं, एक रेक्टेंगल है कि नहीं, एक स्क्वायर है कि नहीं, वगैरह वगैरह। ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला को इस्तेमाल करते हुए। डिस्टेंस फॉर्मूला आप लोगों को मालूम होगा कि अगर एक पॉइंट x1 y1 है एंड दूसरा पॉइंट अगर का कोऑर्डिनेट अगर x2 y2 है, तो दोनों पॉइंट को अगर हम जोड़ दें तो ये जो लाइन सेगमेंट बनता है इसका लेंथ या फिर दोनों पॉइंट के बीच में डिस्टेंस किस फॉर्मूला से आता है, x1 माइनस एक्स टू का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर का रूट ओवर। तो आप इसको x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का रूट ओवर करके भी याद रख सकते हो। तो ये फॉर्मूला इस्तेमाल करके अगर मुझे क्वाड्रिलेटरल का चारों वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट्स गिवन हो तो मुझे कैसे पता लगेगा वो क्वाड्रिलेटरल है, सॉरी वो मतलब वो रम्बस है कि नहीं है, स्क्वायर है कि नहीं है। अच्छा एक बात सुनो, एक रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल है एंड एक पैरेललोग्राम है। अभी आप एक बात बताओ कि जो रेक्टेंगल एंड पैरेललोग्राम के बीच में, रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल एंड एक पैरेललोग्राम के बीच में साइड्स का लेंथ एंड डायगोनल्स का लेंथ को लेके क्या डिस्टिंक्ट, मतलब क्या उनके बीच में डिफरेंस है, साइड्स का लेंथ एंड डायगोनल्स के लेंथ को लेके हमें कैसे पता। सर इधर ऑपोजिट साइड्स इक्वल होता है लेकिन डायगोनल्स डिफर है। वेरी गुड, वेरी गुड। तो बेटे आप देखो एक रेक्टेंगल में क्या होता है, ये एक रेक्टेंगल है, पहला वाला रेक्टेंगल है और इसमें अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं ऑब्वियसली, एंड उनके साथ साथ दोनों डायगोनल्स के लेंथ भी इक्वल होते हैं ना, इनमें दोनों डायगोनल्स के लेंथ भी इक्वल होते हैं। तो रेक्टेंगल में ऑपोजिट साइड्स का लेंथ इक्वल होने के साथ साथ दोनों डायगोनल्स के लेंथ भी इक्वल होते हैं। लेकिन एक पैरेललोग्राम में क्या होता है, हाँ ठीक है ऑपोजिट साइड्स का लेंथ इक्वल जरूर होता है लेकिन डायगोनल्स के लेंथ इक्वल नहीं होते हैं, है ना, राइट। सपोज ये यस सर। बी सी डी, ए बी सी डी। तो बेटे एक रेक्टेंगल में ऑपोजिट साइड्स का लेंथ इक्वल जरूर होता है, ए बी इज इक्वल टू सी डी एंड ए डी इज इक्वल टू बी सी, बट एंड डायगोनल के लेंथ भी इक्वल होते हैं, मतलब ए सी इज ऑल्सो इक्वल टू बी डी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पैरेललोग्राम में ऑब्वियसली अपोजिट साइड जरूर इक्वल होते हैं, ए बी इज इक्वल टू सी डी, ए डी इज इक्वल टू बी सी, लेकिन यहाँ पर डायगोनल्स के लेंथ इक्वल नहीं होते हैं, ए सी इज नॉट इक्वल टू बी डी। इंपॉर्टेंट बात है, ये होता है फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन ए रेक्टेंगल एंड ए पैरेललोग्राम। तो मैं अगर मुझे सपोज एक क्वाड्रिलेटरल दिया गया है और मुझे ये पता चला कि उसके ऑपोजिट साइड्स का लेंथ इक्वल है, लेकिन फिर भी मैं कंफ्यूज हूँ क्या है रेक्टेंगल है या पैरेललोग्राम है, तो मैं कैसे पता करूंगा कि दोनों डायगोनल के लेंथ निकाल दूंगा। डायगोनल के लेंथ अगर इक्वल आ गए तो रेक्टेंगल बोल दूंगा, अगर नॉट इक्वल है तो पैरेललोग्राम बोल दूंगा, राइट। इतना तो क्लियर सबका। अच्छा, दूसरा आते हैं रम्बस एंड स्क्वायर, है ना। सपोज एक स्क्वायर में लेता हूँ, सबको समझ में आ रहा है ना यहाँ तक, क्लियर। यस सर। अच्छा, दिस इज ए स्क्वायर एंड दिस इज ए रम्बस।
तो एक रम्बस एंड एक स्क्वायर के बीच में लेंथ ऑफ द साइड्स एंड लेंथ ऑफ द डायगोनल को लेके क्या फंडामेंटल डिफरेंस है, कहां से पता चल जाता है? रम्बस में क्या होता है भाई, चारों साइड्स का लेंथ इक्वल होते हैं, स्क्वायर्स में भी वही चारों साइड्स का लेंथ इक्वल होते हैं। सर डायगोनल्स बाइसेक्टर राइट एंगल। हाँ वो एक है, लेकिन मैं लेंथ वाइज पूछ रहा हूँ, किसके वाइज पूछ रहा हूँ? लेंथ वाइज पूछ रहा हूँ, एंगल वैंगल के वाइज नहीं पूछ रहा हूँ, सिर्फ लेंथ वाइज मुझे बताओ। हाँ सिर्फ किस वाइज बताना है बेटे आपको? लेंथ वाइज बताना है। तो बेटे एक स्क्वायर में भी चारों साइड के लेंथ इक्वल होते हैं, रोम्बस में भी चारों साइड्स के लेंथ इक्वल होते हैं, लेकिन स्क्वायर्स में डायगोनल दोनों का लेंथ भी इक्वल होता है, लेकिन रोम्बस में दोनों डायगोनल का लेंथ क्या होता है बेटे? अनइक्वल होता है ना। मैं लेंथ वाइज पूछ रहा हूँ। सवाल मैंने स्टार्ट किया था कि दोनों के बीच में साइड्स का लेंथ एंड डायगोनल्स के लेंथ को लेके क्या डिफरेंस है कि नहीं भाई? क्लियर? यस सर। तो बेटा सपोज ये ए बी सी डी, ये भी ए बी सी डी, तो इन केस ऑफ स्क्वायर ऑब्वियसली ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए, एंड उसके साथ साथ डायगोनल दोनों भी इक्वल आ जाते हैं, ए सी इज इक्वल टू बी डी। लेकिन रम्बस में ऑब्वियसली ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए, लेकिन अपोजिट साइड से सी इज नॉट इक्वल टू बी डी। बेटे सबका यहाँ तक क्लियर हो रहा है? दिस इज स्क्वायर एंड दिस इज रम्बस, है कि नहीं भाई? ओके, तो देख लो यस बेटे, सर। a rectangle if its opposite sides are equal and diagonals are also equal। रेक्टेंगल में क्या होता है? ऑपोजिट साइड इक्वल होते हैं, डायगोनल भी इक्वल होते हैं। पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड इक्वल होते हैं लेकिन डायगोनल इक्वल नहीं होते हैं। स्क्वायर में चारों साइड इक्वल होते हैं, उसके साथ साथ डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं। रोम्बस में चारों साइड इक्वल होने के साथ साथ चारों साइड तो इक्वल होते हैं लेकिन डायगोनल दोनों इक्वल नहीं होते हैं। तो यही होता है लेंथ वाइज डिफरेंस बिटवीन रोम्बस एंड स्क्वायर, पैरेललोग्राम एंड रेक्टेंगल। तो बेटा उसी को लेकर सवाल करेंगे। एग्जाम्पल 3 ऑफ आर एस अग्रवाल, बेटे बोला है कि प्रूव दैट द पॉइंट्स 0,5 -2, -2, 5, 0, 7, 7 आर द वर्टिसेस ऑफ ए रोम्बस। प्रूव करना है कि ये चारों एक रोम्बस की वर्टिसेस है। हाँ एक बात आपको ध्यान रखना है बेटे, ये जो चारों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स उसने दे रखा है क्वेश्चन में, आपको ध्यान रखना है कि बेटे ये साइक्लिक ऑर्डर में रहेंगे। मतलब ऐसा नहीं कि आप मतलब इसको ए पकड़ लो, इसको बी पकड़ लो, इसको सी, इसको डी, ऐसा नहीं है। साइक्लिक ऑर्डर में इसको अगर ए पकड़ रहे हो तो पूरा ए बी सी डी करके जाना है, ए बी सी डी। मेरा बात समझ रहे हो? ए बी सी डी करके जाना है, ठीक है? तो ऑब्वियसली मेरे पास एक क्वाड्रिलेटरल है जिसके चारों वर्टिसेस, ए क्या है बेटे 0,5, बी क्या है बेटे -2, सी क्या है 5, 0, डी क्या है 7, 7, ठीक है? और मुझे दिखाना है कि ये एक रोम्बस है। तो रोम्बस होगा मतलब चारों साइड्स का लेंथ बराबर होगा, तो आपको ए बी का लेंथ निकालना है, बी सी का लेंथ भी निकालना है, सी डी का लेंथ भी निकालना है, ए डी का लेंथ भी निकालना है, और ये चारों लेंथ इक्वल दिखाना है, ठीक है ना भाई? निकाल सकते हो ना एबी का लेंथ, x2 - x1 का होल स्क्वायर यस प्लस सर। y2 - 1 का होल स्क्वायर रूट ओवर लगा के बीसी। ओके, तो ऐसे करके आपको ये चारों निकालना होगा, ए बी निकालना होगा जो रूट 53 आएगा, बी सी आएगा √53, सी डी भी आएगा √53, डी ए भी आएगा √53। लेकिन उसके बाद उसके साथ साथ आपको रोम्बस है तो ये भी दिखाना होगा कि जो दोनों जो डायगोनल है उनका लेंथ नॉट इक्वल टू ईच अदर, है ना? क्योंकि डायगोनल दोनों का लेंथ अगर इक्वल टू ईच अदर हो गया तो क्या बन जाएगा? स्क्वायर बन जाएगा, है ना? तो आपको ये दिखाना है कि दोनों डायगोनल का लेंथ अनइक्वल। तो उसके लिए आपको एससी निकालना होगा। ऑब्वियसली बेटे डायगोनल क्या होता है? ऑपोजिट वर्टिसेस को ज्वाइन करने वाला लाइन, है ना? तो एक डायगोनल क्या होगा? एससी, दूसरा डायगोनल क्या होगा? बीडी। तो आपको एससी का लेंथ निकालना है, बीडी का लेंथ निकालना है, और दिखाना है कि दोनों का लेंथ इक्वल नहीं है। यू गेट माई पॉइंट सो फार? आर यू क्लियर? एससी निकालना है, यस सर। बीडी निकालना है। एसी बेटा आएगा 5√2, बीडी आएगा 9√2, और दोनों नॉट इक्वल। इसका मतलब क्या है बेटे कि इसका चारों साइड्स तो इक्वल है लेकिन दोनों डायगोनल इक्वल नहीं है। तो क्या साबित हो जाता है कि ये एक रोम्बस है, ठीक है?
आगे चलते हैं बेटे। क्लियर हो रहा है तो हेलो, कुछ नहीं बोल रहे हो, सब साइलेंट हो। यस सर। यस सर। अच्छा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटे। ये क्वेश्चन आपका डिवीजन को लेके, इंटरनल डिवीजन को लेके सवाल है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ए एंड बी इन द रेशियो 3:1। मतलब ये दो पॉइंट है और ये दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट को एक तीसरा पॉइंट जो कि 3:1 रेशियो में डिवाइड कर रहा है, उसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट पूछा है। अब मन में एक सवाल आता है कि ये रेशियो मतलब इंटरनल डिवीजन के लिए दिया है कि एक्सटर्नल डिवीजन के लिए दिया है। मतलब जो पॉइंट डिवाइड कर रहा है दोनों, मतलब ये दोनों पॉइंट को ए बी को जोड़ता हुआ जो लाइन सेगमेंट, उसको हमारा जो तीसरा वाला पॉइंट जो डिवाइड कर रहा है वो इंटरनली डिवाइड कर रहा है कि एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, तो नहीं दिया है। खाली पूछ लिया है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस इन द रेशियो 3:1। अभी इंटरनली डिवाइड कर रहा है कि एक्सटर्नल डिवाइड, तो नहीं दिया है। तो जब बेटे कुछ नहीं दिया होगा तो आप समझ लेना कि इंटरनल डिवीजन का सवाल है, ठीक है। जब कुछ नहीं दिया है, कुछ मेंशन नहीं किया है, तो आप क्या समझ लेना, इंटरनल डिवीजन का सवाल है, ठीक है। अच्छा। यस सर। हाँ तो बेटे एक पॉइंट ए क्या है बेटा आपका 5, -2। दूसरा पॉइंट बी क्या है आपका 9, 6। और इन दोनों को जोड़ रहे हैं और कोई एक पॉइंट इधर है सपोज पी, जिसका कोऑर्डिनेट हमें मालूम नहीं है, वो पता करना है। और ये इसको 3:1 रेशियो में डिवाइड करा। और याद रखो बेटे, पहले ए दिया है क्वेश्चन में पहले ए दिया है, उसके बाद बी दिया है। तो रेशियो में जो पहला नंबर है ना 3, वो एक तरफ होगा। किसके तरफ होगा, एक तरफ होगा। और रेशियो का जो दूसरा पार्ट है ना 1, वो किसके तरफ होगा, बी के तरफ होगा। कीप इन माइंड, ठीक है ना। पहले ए दिया है तो रेशियो का जो पहला पार्ट 3 वो एक तरफ रहेगा, और रेशियो का जो दूसरा पार्ट A1 वो किसके तरफ रहेगा बेटे, बी के तरफ रहेगा। मतलब ये 3 पार्ट, मतलब m इज इक्वल टू 3 एंड n इज इक्वल टू व्हाट, अरे m इज टू 1 रेशियो। 1। वेरी गुड। तो याद होगा आपको कि अगर एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट x1 y1 है, दूसरे का x2 y2 है, और सपोज एक पॉइंट दोनों को m:n रेशियो में डिवाइड कर रहा है, m:n रेशियो में, तो पॉइंट का कोऑर्डिनेट x, y कैसे निकलता है, x इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1 बाई M+N। एंड y इज इक्वल टू my2 प्लस ny1 डिवाइड बाई m प्लस n। और बेटे इतना आपको ध्यान रखना है ये फॉर्मूला में कि जो रेशियो दे रखा है और पॉइंट जो दोनों दे रखे हैं, जो आगे लिखा है रेशियो का पहला पार्ट उसके तरफ रहेगा, पीछे दे रखा है रेशियो का दूसरा पार्ट उसके तरफ रहेगा। एंड ये जो फॉर्मूला है इसमें बहुत इंटरेस्टिंग सा बात क्या है बेटे, ये जो फॉर्मूला है ये ऐसा हो रहा है, एम ये है x1 y1, इसको आप x1 लेना है, इसको x2 लेना है, सॉरी x1 y1 लेना है, x1 y1, और इसको x2 y2 लेना है ना। x1 इज 5, y1 इज -2, x2 इज 9, y2 इज 6, है ना। तो एम x2 प्लस एन x1 बाई एम प्लस, उसी तरह एम y2 प्लस एन y1 बाई एम प्लस है, ठीक है। आई होप आप कर दोगे। यस सर। एग्जाम्पल 6, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द टू पॉइंट्स। बेटे दो पॉइंट को जोड़, सपोज एक पॉइंट x1 y1 है, दूसरा पॉइंट x2 y2 है, और हम जब दोनों को जोड़ते हैं जो लाइन सेगमेंट बनता है उसका जो मिड पॉइंट होगा, मिड पॉइंट, उससे कोऑर्डिनेट क्या आ जाता है x1 प्लस x2/2 कमा x2/2 और y1 + y2/2। y2/2। हाँ तो आप निकाल देना, आप इसको x1 y1 और इसको x2 y2 पकड़ लेना, और मिड पॉइंट का x कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, मिड पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट है ना, मिड पॉइंट का जो x, ये मिड पॉइंट है, इसका एक x कोऑर्डिनेट होगा, एक y कोऑर्डिनेट होगा, और इसका x कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा x1 प्लस x2/2, x1 प्लस x2/2। एंड जो मिड पॉइंट का जो y कोऑर्डिनेट है वो कैसे आ जाएगा y1 प्लस y2/2। तो आई होप आप कर लोगे। हेलो। यस सर। ओके, अब आते हैं बेटे एक, ये सवाल थोड़ा सा अच्छा सवाल है, मतलब ये जो अभी जो सवाल कर रहे थे रूडिमेंटरी सवाल थे, मतलब बेसिक बहुत फंडामेंटल सवाल थे, ये थोड़ा सा आएगा चैलेंजिंग सवाल।
यहां पर बोल रहा है कि इन व्हाट रेशियो इज द लाइन जॉइनिंग दीज टू पॉइंट्स डिवाइडेड बाय द लाइन x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। तो समझ में नहीं आया शायद आपको, दोबारा पढ़ लेता हूं। इन व्हाट रेशियो, कौन से रेशियो में, इज द लाइन ज्वाइनिंग, बट ये लाइन नहीं, एक्चुअली लाइन सेगमेंट होगा, इनकरेक्ट लिखा है, इज द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग। हाँ, इन व्हाट रेशियो इज द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए एंड बी, ए बी दो पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट को जोड़ता हुआ लाइन सेगमेंट कितने रेशियो में डिवाइड हुआ है, बाय व्हाट, बाय ए लाइन x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। देखो मतलब क्या है, एक पॉइंट ए इधर है जिसका कोऑर्डिनेट है -1, 1, दूसरा पॉइंट बी इधर है जिसका कोऑर्डिनेट है 5, 7। अब इन दोनों पॉइंट को एक लाइन सेगमेंट जोड़ रहा है, ठीक है, एक लाइन सेगमेंट जोड़ रहा है, ये बी पॉइंट, हाँ ये बी, बी थोड़ा नीचे हो गया, चलो कोई नहीं, एडजस्ट कर लो। तो ये जो ए बी लाइन सेगमेंट ए एंड बी को जोड़ रहा है, ये ए बी लाइन सेगमेंट एक और एक लाइन है ना, एक लाइन है जिसका इक्वेशन उसने दे रखा है, ये लाइन का इक्वेशन आपको दे रखा है x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, है ना, और एक लाइन है और इसका इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। तो ये जो लाइन सेगमेंट ए बी, ये लाइन के द्वारा डिवाइड हुआ है ना, देखो देखो डिवाइड हो गया ना, यहां से यहां तक एक पोर्शन, यहां से यहां तक एक पोर्शन। तो कौन सा रेशियो में डिवाइड हुआ है, मेरा बात समझ में आ रहा है? यस सर। हाँ, मैं एक काम कर लेता हूँ, ये लाइन का नाम एल दे देता हूँ, ये लाइन का नाम एल दे देता हूँ। तो अब ऐसा सोच लो, सवाल में ये पूछा है कि ए बी लाइन सेगमेंट लाइन एल के द्वारा कितने रेशियो में डिवाइड हुआ है। अच्छा, सपोज ये जो लाइन एल है, ए बी लाइन सेगमेंट को जो पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, मानो वो पॉइंट का नाम मैं पी दे रहा हूं, क्या उसका नाम दे रहा हूं, पी, ठीक है। तो हमें यह निकालना है कि ये पॉइंट पी ए बी को कितने रेशियो में डिवाइड कर रहा है, एक ही बात हुआ ना, लाइन एल ए बी को कौन से रेशियो में डिवाइड कर रहा है, मतलब 20 लेंथ डिवाइड बाय 20 लेंथ को आपको पूछ रहा है। तो इनडायरेक्टली हम ये बोल सकते हैं कि ये जो पॉइंट है ना, जहां पर लाइन हमारा लाइन सेगमेंट को इंटरसेक्ट कर रहा है, ये पॉइंट इटसेल्फ ये लाइन सेगमेंट को कितने रेशियो में डिवाइड कर रहा है। क्लियर और नॉट एवरीबॉडी, गेट इट? यस सर। अच्छा, तो सपोज ये जो पॉइंट P है, सपोज ए बी लाइन सेगमेंट को m:n रेशियो में डिवाइड कर रहा है ना, लेट, वैसे आपका इस बार MCQ आएगा, तो हम पूरा मतलब लिखवाना नहीं चाहते, इसीलिए मैंने आपके लिए मतलब लिखावट को डायरेक्ट मतलब बुक से ले आया हूँ, और मैं आपको डायरेक्ट समझा देता हूँ कैसे आपको उस क्वेश्चन को अप्रोच करना होगा, ठीक है। तो मानो ये जो पॉइंट P है, ये बी लाइन सेगमेंट को m:n रेशियो में डिवाइड कर रहा है, और आपको यही m एंड n का वैल्यू निकालना है, मतलब m:n का वैल्यू निकालना है। अरे पॉइंट पी ए बी को डिवाइड करने का मतलब लाइन डिवाइड करना है, एक ही बात हुआ ना, लाइन डिवाइड कैसे करेगा, ये पॉइंट पी के द्वारा तो डिवाइड करेगा ना, क्लियर और नॉट? अच्छा, तो बेटे सपोज ये पॉइंट पी लाइन सेगमेंट ए बी को m:n रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो क्या आप मुझे पॉइंट P का दोनों कोऑर्डिनेट्स बता सकते हो, एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट बता सकते हो? पॉइंट P का एक्स कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, फॉर्मूला क्या है, mx2, nx1 by m plus n, हाँ, एंड उसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, my2 plus ny1 by m plus n। एवरीबॉडी गॉट इट? Yes, sir. क्लियर, ओके। तो बेटे बताओ, एक्स, यहाँ पर आप x1 y1 किसको लोगे, ये x1 y1 और ये x2 y2, समझ रहे हो ना, m के तरफ रहेगा x1 y1 एंड n के तरफ कौन रहेगा, x2 y2, ध्यान रखो, m के तरफ x1 y1, n के तरफ x2 y2। हाँ, तो mx2 मतलब m इंटू 5 है ना, मतलब 5m, प्लस nx1 मतलब n इंटू -1, समझ रहे हो ना, मतलब -n डिवाइड बाई m प्लस n, एवरीबॉडी गॉट इट? अच्छा, यस सर। कॉमा, पी पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, my2 मतलब m इंटू 7 मतलब 7m, प्लस ny1 मतलब n इंटू 1 मतलब प्लस n डिवाइड m प्लस n।
Everybody got it? These will be the coordinates of a point P. You got it? These will be the coordinates of point P. और हमारा Yes, टारगेट sir. क्या है? m and n का वैल्यू निकालना। अच्छा बेटे, ये जो पॉइंट P है ना, ये पॉइंट P हमारे लाइन के ऊपर रह रहा है ना, ये लाइन के ऊपर रह रहा है ना, लाइन L के ऊपर रह रहा है। P इज ऑन लाइन L, राइट? P इज ऑन लाइन L। तो अगर पॉइंट P लाइन L के ऊपर रह रहा है तो लाइन L का जो इक्वेशन है उसको जरूर सेटिस्फाई करेगा। ये तो 9th क्लास में पढ़े हो कि लाइन के ऊपर जो पॉइंट होता है वो उसका जो कोऑर्डिनेट्स होता है वो लाइन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, राइट? क्लियर और नॉट? Yes, sir. तो पॉइंट P का जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो इस लाइन का इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ये जो व्हाइट वाला जो लाइन है उसका इक्वेशन क्या है? x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। तो लाइन का इक्वेशन क्या है बेटा? x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। और हमारा पॉइंट P उसी लाइन के ऊपर है, तो पॉइंट P का जो x कोऑर्डिनेट को x के जगह पर एंड पॉइंट P का y कोऑर्डिनेट को y का जगह पर रख दें तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई होना चाहिए। मतलब 5m माइनस n बाई m प्लस n प्लस 7m प्लस n बाई m प्लस n, इसका वैल्यू क्या होना चाहिए बेटे? 4 होना चाहिए। एवरीबॉडी गॉट इट और एनी डाउट्स? यहाँ तक कोई डाउट है किसी का? No, sir. अच्छा, हेलो, कहीं आज सब चुपचाप क्यों हो? पूरा चुपचाप, पूरा साइलेंट, व्हाट्स रॉन्ग? अरे न्यू चीज पढ़ा रहा हूँ, पार्टिसिपेट करो क्लास में, एकदम साइलेंट रहते हो। अच्छा इंटरेस्ट नहीं लग रहा है क्या? और क्या जैसे करूँ? लग और क्या करूँ? जैसे तो मतलब चीजों तो ऐसा ही है, मैं तो वैसा ही समझा रहा हूँ, और क्या कर सकता हूँ? चीज तो वैसा ही है, मैं वैसा समझा रहा हूँ। और इंटरेस्टिंग लगने के लिए मैं क्या करूँ? आपको तो पूरा डायग्राम बना के सब एक्यूरेटली दिखा रहा हूँ। देखो बुक में तो डायग्राम भी नहीं देता है। देखो बुक में जो एग्जाम सॉल्यूशन उसने किया है, कहीं डायग्राम देख रहे हो? बिना डायग्राम के सॉल्यूशन। तो हम तो आपको डायग्राम दिखा रहे हैं ना पूरा एक्यूरेटली, तो आपको अच्छा लगना चाहिए। तो पॉइंट P का जो कोऑर्डिनेट्स, पॉइंट P आपका इस लाइन L के ऊपर है, इसीलिए लाइन L का इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो पॉइंट P का जो x कोऑर्डिनेट उसको x के जगह पर एंड उसका जो y कोऑर्डिनेट को उसको y का जगह पर अगर रख दो तो ये इक्वेशन ट्रू होना चाहिए, सेटिस्फाई होना चाहिए। तो मैंने क्या लिखा? x के जगह पर 5m माइनस n बाई m प्लस n रखा, y का जगह पर दिस रखा, इज इक्वल टू 4 होना चाहिए, राइट? ओके। जैसे तो बेटे इसी इक्वेशन को अभी सॉल्व करेंगे एंड सॉल्व करके हम m बाई एन का वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली हमारा टारगेट क्या है ना? m बाई एन निकालना, मतलब ये रेशियो निकालना। उसने पूछा है कि हमारे लाइन एल ए बी लाइन सेगमेंट को कौन सा रेशियो में डिवाइड कर रहा है, मतलब m इज टू n निकालना हमारा टारगेट है, यही हमारा टारगेट है। और ये अभी से अभी निकल जाएगा। तो हम पूरा लॉजिकली आ रहे हैं, हम लॉजिकल आए हैं। सपोज ये पॉइंट P लाइन सेगमेंट ए बी को m इज टू n रेशियो में डिवाइड कर रहा है। अगर कर रहा है तो P का कोऑर्डिनेट क्या होगा वो निकाल दिए। फिर P इस लाइन के ऊपर है तो लॉजिकली P का कोऑर्डिनेट इस लाइन का इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, जो कि हमने वो लिखे। फिर फाइनली हमें m इज टू n का वैल्यू मिल जाएगा। तो बेटे इक्वेशन को सॉल्व करो बेटे, m प्लस n एलसीएम जाएगा। तो डायरेक्ट मैं एलसीएम को लेकर 4 के साथ क्रॉस करके मल्टीप्लाई कर देता हूँ, और इस साइड में क्या आ जाएगा? 5m माइनस n प्लस 7m प्लस n, है ना, इज इक्वल टू m प्लस n एलसीएम जाके 4 के साथ 4m plus मल्टीप्लाई, 4m. 4m प्लस 4n। तो बेटा देखो n माइनस n कट गया, 5m प्लस 7m कितना आ जाएगा? 12m, 8m. और 4m इस साइड में आ गया तो 8m, है ना। 8m. 8m इज इक्वल टू 4n। तो बेटे m बाई n क्या आ जाएगा? m बाई n इज इक्वल टू 4 1 बाई, by 2. हाँ मतलब 1/2। तो बेटे m बाई n का वैल्यू क्या आ गया? 1/2, मतलब ये 1 पार्ट ये 2 पार्ट, समझ रहे हो ना? मतलब एपी का लेंथ डिवाइड बाई पीपी का लेंथ कितना आएगा? 1/2। तो वही सवाल में पूछा था, आंसर क्या आ गया बेटे? 1:2 रेशियो में डिवाइड करेगा। ठीक है, कौन सा रेशियो में डिवाइड करेगा? 1:2 रेशियो में। ओके। अच्छा अब देखो यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग सा बात ये है कि बुक में कुछ एक अलग तरीके से क्या है, अलग तरीके से क्या किया है हमने बेटे, आपको जानबूझकर अलग तरीके से करवाया, क्योंकि दोनों तरीका आप देख लो, जैसे भी आप करो एक ही बात है।
हमने हमने अस्यूम किए, मानो पॉइंट पी ए बी को m/n रेशियो में डिवाइड कर रहा है, आपका मर्जी। अब बुक ने अस्यूम किया है, मानो पॉइंट पी ए बी को m/1 रेशियो में डिवाइड करे। कौन से रेशियो में डिवाइड कर रहा है? m/1 रेशियो में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, कौन सा रेशियो में डिवाइड कर रहा है? m/1 रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो हम जो m/n लिए थे, उसने उसको m/1 बोला, m/1 रेशियो में डिवाइड किया, तो उस हिसाब से वो उसका ही पॉइंट का कोऑर्डिनेट आएंगे, फिर वो करेगा। फिर ऐसे करने से उसका m का वैल्यू आ जाता है 1/2। क्या आ जाता है उसका m का वैल्यू? बुक में जैसे क्या आ जाता है 1/2। तो इसका मतलब पॉइंट जो मतलब जो लाइन है ए बी सेगमेंट को कौन सा रेशियो में डिवाइड कर रहा है, उसके हिसाब से m/1 रेशियो में डिवाइड कर रहा है, मतलब 1/2:1 रेशियो में डिवाइड कर रहा है। अभी देखो, एक रेशियो में आप बोथ बोथ एंटीसीडेंट एंड कॉन्सिक्वेंट में सेम नंबर मल्टीप्लाई कर सकते हो, है ना। तो 1/2:1 जो रेशियो है, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू, अगर 2 मल्टीप्लाई कर दो 1:2। अरे समझ रहे हो कि नहीं? क्लियर और Yes, नॉट? sir. हाँ, तो आई होप आप समझ पाए। सर राइट? को वो तो 1 क्यों लिया उधर? यस, वेरी गुड क्वेश्चन। क्यों m/1 लिया? मैंने थोड़ा ज्यादा बुद्धि लगा दिया, लेकिन वो बुद्धि का कोई फायदा नहीं, मेरे हिसाब से कोई बुद्धि का फायदा नहीं। उसने क्या किया, m/1 क्यों लिया? ताकि उसे डायरेक्ट m का वैल्यू मिल जाए और m का वैल्यू लेके इतना ये कुछ कर दे। कोई कोई जरूरत नहीं है। हमें हमें m/n रेशियो बस चाहिए, हमें बस m/n रेशियो चाहिए, तो इधर से आपको m/n रेशियो मिल जाता है। ठीक सर है। और यानी कि वो बस एक वेरिएबल का वैल्यू निकालने के लिए वो हाँ, m/1 लिया। यस यस, बस एक वेरिएबल इस्तेमाल कर रहा है m/1 लिख के, फिर m का वैल्यू आ गया 1/2, जैसे हमने किए हैं बिल्कुल वैसा ही किया है, सेम प्रोसेस। पॉइंट सी मस्ट लाई ऑन द लाइन दिस, है ना। जो पॉइंट ऑफ डिवीजन को उसने सी लिया है, मतलब उसके हिसाब से जो ए बी जो लाइन सेगमेंट है, उसको हमारा ये जो लाइन है जो जो काट रहा है, जो पॉइंट पे काट रहा है, उसका नाम उसने सी लिया है और बोल रहा है कि सी ए बी को m/n रेशियो में डिवाइड m/1 रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो सी का कोऑर्डिनेट आ जाएगा ये, और सी हमारा वो लाइन के ऊपर है, सी हमारा वो लाइन के ऊपर है। इसका मतलब सी का कोऑर्डिनेट्स लाइन का इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो सी का एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट को लाइन का इक्वेशन में डाल दिया, तो इज इक्वल टू 4। तो उससे एम का वैल्यू पता चल गया, एम का वैल्यू 1/2। तो कौन सा रेशियो में डिवाइड करेगा? 1/2:1 रेशियो में डिवाइड करेगा। और रेशियो में एंटीसीडेंट एंड कॉन्सिक्वेंट में सेम नंबर मल्टीप्लाई कर देने से रेशियो चेंज नहीं होता है। तो अगर एंटीसीडेंट में कॉन्सिक्वेंट में 2 मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाता है 1:2। ठीक है, तो हमारा डायरेक्ट आ गया 1:2। आगे चले। यस सर। Yes. ओके, अच्छा ये सवाल मुझे नहीं करना चाहिए, बस सवाल के लिए आपको ये असाइनमेंट है कि फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल उस वर्टिसेस। ट्राइंगल का तीनों वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट्स आपको दिए हैं और ट्राइंगल का एरिया निकालना है। आई होप आप निकाल दोगे। फॉर्मूला के हाफ इंटू मॉड ऑफ x1 इंटू y2 माइनस y2 y3 minus y2 plus प्लस x2 y3 minus y1 प्लस plus x3 y1 y1 minus माइनस x2। साइक्लिक ऑर्डर, है ना। ध्यान यस सर। रखो x1 x2 x3, ध्यान रखो x1 x2 x3, फिर ब्रैकेट के अंदर 1 2 3 2 3 1 3 1 2, है ना। बस। तो आप अभी अभी ये चीज का ध्यान रखो बेटा, ट्रायंगल है ना, ट्रायंगल है। तो ट्रायंगल में आप इसको x1 y1, इसको x2 y2, इसको x3 y3 लो, या फिर किसी को x1 y1, किसी को x2 y2, किसी को x2 क्योंकि ट्रायंगल को जो भी ओरिएंटेशन में आप देखो एक ही बात है, समझ रहे हो ना। क्लियर और नॉट? एवरीबॉडी गॉट इट? यस सर। Yes. बस। तो एबीसी ट्रायंगल, बीसीए ट्रायंगल, एसीबी ट्रायंगल सब एक ही बात है, सबका एरिया एक ही आएगा, है ना। बस, तो लगा के आप निकाल दोगे। ओके, अब बेटे थोड़ा सा बस स्लोप को रिवाइज करके फिर उसके ऊपर सवाल करेंगे। तो आपको याद होगा कि लास्ट क्लास में हम इंक्लिनेशन एंड स्लोप का बात ऑलरेडी स्टार्ट कर दिए थे और हमने बता दिए थे कि इंक्लिनेशन होता क्या है। इंक्लिनेशन ऑफ ए लाइन, कि एक लाइन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है उसी को बोलते हैं उसका इंक्लिनेशन या फिर थीटा। और उसमें कीवर्ड क्या क्या था? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो लाइन
पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज जो एंगल बनाता है उसी को बोलते हैं उसका इंक्लिनेशन। तो बहुत सारे हमने एग्जांपल लेके आपको दिखाए थे कि सपोज ये एक्स एक्सिस है एंड दिस इज आवर वाई एक्सिस एंड सपोज ये मेरा लाइन है, लाइन एल। तो लाइन एल जो है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज में जो एंगल बनाता है, पॉजिटिव डायरेक्शन एक्स एक्सिस के साथ एंटी, मतलब आप रोटेशन स्टार्ट करोगे बेटे पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से रोटेशन स्टार्ट करोगे। रोटेशन हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से स्टार्ट किया जाता है। तो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से रोटेशन स्टार्ट करोगे एंटी क्लॉकवाइज में, और लाइन जो भी एंगल बना रहा है वही एंगल को हम बोलते हैं उस लाइन का इंक्लिनेशन या फिर थीटा। और बोला था कि थीटा का वैल्यू 0 डिग्री के साथ इक्वल हो सकता है या फिर उससे बड़ा हो सकता है एंड 180 डिग्री से कम होगा। इंक्लिनेशन, इंक्लिनेशन का वैल्यू कभी 0 डिग्री से कम नहीं होगा, कभी 180 डिग्री नहीं होगा, 180 डिग्री से ज्यादा नहीं होगा। तो इंक्लिनेशन आपका क्या क्या आ सकते हैं, मैंने बताया था इंक्लिनेशन आपका मतलब 0 डिग्री आ सकता है, या फिर 0 डिग्री से 90 डिग्री के बिटवीन में मतलब कोई एक्यूट एंगल आ सकता है, या फिर 90 डिग्री आ सकता है मतलब राइट एंगल, या फिर 90 डिग्री एंड 180 डिग्री के बिटवीन में आ सकता है मतलब ऑब्ट्यूस एंगल। तो बेटे इंक्लिनेशन क्या क्या आ सकता है, एक हो सकता है 0 डिग्री, एक आ सकता है एक्यूट एंगल, एक आ सकता है राइट एंगल 90 डिग्री, ओके, और एक आ सकता है बेटे क्या बेटे, क्या, ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल, है ना, ऑब्ट्यूस एंगल। ये 4 तरह के इंक्लिनेशन आपको मिल सकते हैं। एंड जो लाइन का इंक्लिनेशन 0 डिग्री होता है वो लाइन होता है हॉराइजॉन्टल लाइन, है ना, वो क्या होता है, हॉराइजॉन्टल लाइन। हॉराइजॉन्टल लाइन मतलब पैरेलल टू एक्स एक्सिस। जैसे कि ये लाइन हमारा एक्स एक्सिस के साथ पैरेलल है, ये लाइन हमारा एल जो है वो एक्स एक्सिस के साथ पैरेलल है, तो इसका बेटे इंक्लिनेशन होगा 0 डिग्री। 90 डिग्री मतलब बेटे वर्टिकल, है ना, वर्टिकल लाइन। जैसे कि ये एक लाइन में बना रहा हूं, हमारा ये जो लाइन है ये वर्टिकल लाइन है, ये बेटे देखो एक्स एक्सिस के साथ 90 डिग्री एंगल बनाएगा, ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो कि वाई एक्सिस के साथ पैरेलल होगा। एक्यूट मतलब ये देखो बेटा एक्यूट है, एक्यूट में क्या होता है बेटे कि जो लाइन है वो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के तरफ झुका होता है, उसके तरफ झुका होता है। लेकिन ऑब्ट्यूस में क्या होता है ना, लाइन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से दूर भागता है, जैसे कि ये वाला ऐसा लाइन है ना, ऐसा लाइन, ये ऑब्ट्यूस एंगल इंक्लिनेशन उसका है। वो क्या कर रहा है ना, पॉजिटिव डायरेक्शन एक्स एक्सिस से दूर भाग रहा है। एक्यूट में क्या होता है ना, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के तरफ भागता है लाइन, है ना, तरफ भागता है। क्लियर और नॉट, ये बात होता है। यस और सर। उसके बाद हमने स्लोप का भी चर्चा स्टार्ट कर देते कि स्लोप क्या होता है, स्लोप ऑफ ए लाइन, स्लोप ऑफ ए लाइन ना, स्लोप ऑफ द लाइन को हम एम से डिनोट करते हैं और एम का वैल्यू होता है टैन थीटा, पर थीटा इज द इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन। तो बेटा अगर मुझे लाइन का इंक्लिनेशन मालूम हो तो उसका टैन निकाल दूंगा, तो वही होता है उस लाइन का स्लोप, है ना, एम इज इक्वल टू टैन थीटा, बस। तो एक सवाल यहाँ पर है, कुछ इंटरेस्टिंग सा सवाल, व्हाट इज द इंक्लिनेशन ऑफ ए लाइन हुज स्लोप इज। अगर एक लाइन का स्लोप 0 है मतलब टैन थीटा इज इक्वल टू 0, टैन थीटा इज इक्वल टू 0, इसका मतलब थीटा इज इक्वल टू 0 0 डिग्री। डिग्री। मतलब वो लाइन, मतलब वो लाइन क्या होगा बेटा, हॉराइजॉन्टल लाइन होगा, है ना। हॉराइजॉन्टल लाइन का स्लोप क्या होता है, 0 होता है। हॉराइजॉन्टल लाइन समझ लो ना, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस। अच्छा, लाइन का स्लोप पॉजिटिव आ रहा है, टैन थीटा इज पॉजिटिव, पॉजिटिव। अच्छा थीटा, मैंने बोला था इंक्लिनेशन क्या क्या हो सकता है, इंक्लिनेशन 0 डिग्री हो सकता है, या फिर एक्यूट हो सकता है, फिर 90 डिग्री हो सकता है, फिर ऑब्ट्यूस हो सकता है, कुछ और तो नहीं हो सकता। अच्छा अगर इंक्लिनेशन 0 डिग्री होगा तो बेटा उसका स्लोप तो 0 आ जाएगा, पॉजिटिव नहीं होगा। इंक्लिनेशन अगर 90 डिग्री है तो बेटा उसका स्लोप तो अनडिफाइंड आ जाएगा, tan 90 डिग्री अनडिफाइंड। इंक्लिनेशन अगर ऑब्ट्यूस एंगल है मतलब थीटा अगर ऑब्ट्यूस है, बेटा ऑब्ट्यूस एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में आता है ना, तो वहां पर स्लोप तो नेगेटिव आ जाएगा। लेकिन अगर थीटा आपका एक्यूट है मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो उसका टैन क्या होगा, पॉजिटिव होगा, मतलब स्लोप उसका पॉजिटिव।
तो अगर कोई लाइन का स्लोप पॉजिटिव आ रहा है तो इसका मतलब उसका इंक्लिनेशन के बारे में हम क्या बोल सकते हैं कि उसका इंक्लिनेशन एक एक्यूट एंगल है, ठीक है कि नहीं? थीटा यस इज सर। सम एक्यूट एंगल। अच्छा, अगर लाइन का स्लोप नेगेटिव है, तीसरा पॉइंट जो है tan थीटा अगर नेगेटिव है तो थीटा ऑब्ट्यूज ऑब्ट्यूज एंगल। एंगल। एंड tan थीटा अगर अनडिफाइंड है, मतलब स्लोप अगर अनडिफाइंड है, इसका मतलब पैरेलल थीटा टू 90 एक्सिस। डिग्री या फिर वर्टिकल लाइन, ठीक है कि नहीं? तो आई भी क्या आ जाएगा बेटे, वर्टिकल लाइन। क्लियर और नॉट एवरीबॉडी? Yes, sir. यस सर। वर्टिकल लाइन का मतलब पैरेलल टू वाई एक्सिस। वाई एक्सिस, और बोल सकते हो परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस। तो ये बीट 2 के लिए है एंड ये बीट 3 के लिए है। ठीक है एवरीबॉडी, गॉट इट? आगे चलते हैं। क्या तो पहले में और लिख सकते हैं जो परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, मतलब यस वाई यस, एक्सिस। हाँ यस 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 यस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस मतलब परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस। यस यस। सर। अच्छा, फिर हम और क्या डिस्कशन किए थे लास्ट क्लास में, कि अगर मुझे एक लाइन के ऊपर बस दो पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता हो, सपोज एक लाइन है मेरे पास और मैं लाइन का स्लोप जानना चाहता हूँ, एम जानना चाहता हूँ, और लाइन का स्लोप क्या होता है, tan थीटा, मतलब उसका इंक्लिनेशन अगर मुझे बता दो, मुझे बस ये बता दो कि इसका इंक्लिनेशन क्या है, मैं आपको उसका स्लोप बता दूंगा। लेकिन आप बोले ना ना ना, मैं आपको उसका स्लोप नहीं बताऊं, मैं आपको उसका इंक्लिनेशन नहीं बताऊंगा, मैं आपको लाइन का इंक्लिनेशन नहीं बताने वाला, थीटा नहीं बताने वाला, बस मैं आपको ये लाइन के ऊपर कोई दो पॉइंट एनी टू पॉइंट्स ऑन द लाइन, उनका कोऑर्डिनेट्स बताऊंगा बस। सपोज एक पॉइंट इधर है लाइन के ऊपर, एक पॉइंट इधर है, कोई भी दो पॉइंट लाइन के ऊपर, एक का कोऑर्डिनेट x1 y1, एक का कोऑर्डिनेट x2 y2। आप बोले कि मैं आपको इस लाइन का इंक्लिनेशन थीटा नहीं बताने वाला क्योंकि बहुत इजी हो जाएगा, tan निकाल दो उसका मिल जाएगा, स्लोप मिल जाएगा। नहीं, मैं आपको उसके ऊपर कोई भी दो पॉइंट का बस कोऑर्डिनेट्स आपको दे दूंगा, दो पॉइंट का, और आपको उसका स्लोप निकालना है। दो पॉइंट चाहिए, एक नहीं दो। फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। बाई x2 माइनस x1, या फिर मैंने बोला था कि आपको अगर याद रखने में इजी हो रहा है तो y1 माइनस y2 बाई x1 माइनस x2 करके भी याद रख सकते, दोनों ऊपर नीचे को दोनों को उल्टा दो, एक ही बात। तो इस फॉर्मूला लगा के हम लाइन का स्लोप निकाल पाते हैं। तो उसको लेके एक सवाल करते हैं। सवाल है कि इफ द स्लोप ऑफ द लाइन passing through the points 2, 5 and x, 3 is 2, then find the value of x। एक लाइन है और ये लाइन दो पॉइंट के थ्रू पास कर रहा है, एक पॉइंट है 2, 5 एंड और एक पॉइंट है x, 3, और मेरा लाइन ये दोनों पॉइंट के थ्रू पास कर रहा है। अच्छा बेटे देखो, ये जो डायग्राम मैं बना रहा हूं, ये डायग्राम बेटे क्रूड डायग्राम है। क्या बेटे, ये क्रूड डायग्राम, क्रूड डायग्राम समझते हो? क्रूड डायग्राम का मतलब ये एक्यूरेट डायग्राम नहीं है, दिस इज नॉट एक्यूरेट डायग्राम। मैं आपको ग्राफ पेपर में 2, 5 कहां पर है वैसा करके कुछ नहीं बोल रहा हूं। इनफैक्ट मैं इस चैप्टर में बहुत बार ग्राफ ड्रॉ करूंगा और वो ग्राफ का स्लोप नेगेटिव आ रहा होगा, लेकिन मेरा ग्राफ ऐसे में दिखाऊंगा कि उसका इंक्लिनेशन एक्यूट आ रहा है, मतलब क्योंकि ग्राफ जब ड्रॉ करते हैं हम एक्यूरेटली दिखाने के लिए ड्रॉ नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर वो रफ में ड्रॉ कर रहे हैं, मतलब आइडिया लेने के लिए। ऐसा समझ लो कि एक बिल्डिंग का जब मॉडल बनाते हैं, एक आइडिया लेने के लिए एक मॉडल बनाते हैं, छोटा सा मॉडल बनाते हैं, फिर उसके ऊपर बेस करके बिल्डिंग बनाते हैं। तो जो हम जो यहाँ पर जो रफ में जो डायग्राम बना रहे हैं वो एक्यूरेट नहीं होना चाहिए, एक्यूरेट नहीं होता है, उसके ऊपर उसको एक्यूरेट नहीं बनाएंगे हम। तो ऐसे तैसे करके उसको समझेंगे बस। तो एक पॉइंट 2, 5 है, एक पॉइंट x, 3 है, और उनके थ्रू हमारा वाला लाइन पास कर रहा है, और ये दे रखा है कि लाइन का स्लोप ही दे दिया है 2, और पूछ रहा है कि आपको x का वैल्यू पता हो, x का वैल्यू निकालो। सो आई होप आप ट्राई कर सकते हो, तो थोड़ा ट्राई करो थोड़ा। ओके, 39, 40, 41, हाँ। तो बहुत इजी सवाल है। उसने बोला है कि अच्छा, हमेशा बेटे एक काम करो, हमेशा जो क्वेश्चन है तो एमसीक्यू सवाल
आपका जो स्ट्रेट लाइन चैप्टर एमसीक्यू सवाल में आएगा, क्योंकि टॉर्म 1 का है, तो उसके लिए मतलब आपको कोई लिखना ज्यादा नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी प्रैक्टिस बनाना है, क्योंकि आगे चल के आपको जो सर्कल वर्कल जो चैप्टर्स है वो टर्म 2 के लिए है। तो आपको प्रैक्टिस बनाना है कि वॉटिस का हमेशा पहले नेमिंग कर देते हैं। अब ए बी है, ए बी, तो बड़े मतलब इजी होता है उनको रेफर करने में बार बार। तो बड़े सपोज ये वर्टेक्स का नाम ए, वर्टेक्स का नाम बी है, तो बड़े ए बी का स्लोप क्या आ जाएगा, स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ ए बी विल बी इक्वल टू 5 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 6, या फिर 3 माइनस 5 बाई एक्स माइनस 2, इट्स अप टू यू, नो प्रॉब्लम। दिस इज इक्वल टू 2 अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो इसी को सॉल्व करके आपका x आ जाएगा, तो ये 2 बाई 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू 2, तो 2 2 कट गया, तो 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू 1, तो x का वैल्यू आ गया 1, राइट। अच्छा आगे चलते हैं, क्लियर, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि बिल्कुल वही सवाल है कि दो पॉइंट है x माइनस 3 2 5, और इन दोनों को एक लाइन जोड़ रहा है, एंड उस लाइन का स्लोप डायरेक्ट ना देके वो उसका इंक्लिनेशन आपको दिया है, और बोला है कि x का वैल्यू पता करो। यहां पर क्या किया था, डायरेक्ट स्लोप दे दिया था 2, दोनों पॉइंट दिया था और आपको उससे x का वैल्यू पता करना था। इधर भी दोनों पॉइंट दिए हैं लेकिन डायरेक्ट स्लोप ना देके इंक्लिनेशन दिया है, तो इंक्लिनेशन से पहले आपको क्या करना होगा, स्लोप निकालना होगा। क्या निकालना होगा, स्लोप। अच्छा अगर थीटा इज इक्वल टू 135 डिग्री है, लाइन की इंक्लिनेशन अगर 135 डिग्री है, तो हमें उसका स्लोप चाहिए, मतलब टैन थीटा चाहिए, मतलब टैन 135 डिग्री चाहिए, है कि नहीं भाई। लेकिन 135 डिग्री बड़ा सा एंगल है ना, उसको स्प्लिट करेंगे, तो उसको स्प्लिट आप आपका मर्जी से कर सकते हो। आप 135 डिग्री को कैसे स्प्लिट करो, इट्स अप टू यू। कोई कोई इसको 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री करके भी स्प्लिट कर सकते हो, क्योंकि 90 डिग्री प्लस 40 डिग्री 130 डिग्री और 5 डिग्री हो जाएगा। या फिर आप इसको 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री से भी स्प्लिट कर सकते हो, जैसे भी करो आपका आंसर करेक्ट आएगा, ठीक है। तो मैं इसको 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री करके स्प्लिट करता हूं। एवरीबॉडी गॉट इट। यस अच्छा सर। यस सर। 180 डिग्री कहां पर होता है भाई, इधर होता है ना 180 डिग्री। 180 डिग्री माइनस दे रखा है, 180 डिग्री माइनस मतलब 180 डिग्री से क्लॉकवाइज जाएंगे ना, क्लॉकवाइज जाएंगे, तो कौन से क्वाड्रेंट में पहुंचेंगे, सेकेंड। सेकंड। सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट में टैन क्या होता है, एएसटी रूल के हिसाब से नेगेटिव। 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 तो आगे क्या देंगे, पहले माइनस, फिर 180 डिग्री कौन से एक्सिस पर है, एक्स नेगेटिव। एक्सिस, एक्स एक्सिस पर, तो टैन वही टैन होकर रहेगा, एक्स एक्सिस मतलब नो चेंज, तो माइनस टैन 45 डिग्री मतलब -1, है कि नहीं, तो स्लोप का जो -1। अच्छा अगर आप 135 डिग्री को 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री करके कर रहे हो, तो नो प्रॉब्लम। 90 डिग्री प्लस 48 डिग्री, पहले तो 90 डिग्री किधर होता है, इधर होता है 90 डिग्री। 90 डिग्री प्लस, 90 डिग्री प्लस मतलब 90 डिग्री से एंटी क्लॉकवाइज आएंगे, कहां तक आएंगे, एंटी क्लॉकवाइज। तो कौन से क्वाड्रेंट में आएंगे, वही सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में टैन क्या होता है, नेगेटिव, नेगेटिव। तो लगाया मैंने। पहले बेटे डिसाइड करने का माइनस लगाऊं या फिर प्लस लगाऊं, वो पहले डिसाइड करने का, फिर डिसाइड करने का चेंज करूं या ना करूं। पहले डिसाइड करने का माइनस या फिर प्लस लगाऊं, तो मैं माइनस लगाया, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में टैन नेगेटिव होता है। 90 डिग्री कौन सा एक्सिस पर होता है, वाई एक्सिस पर। वाई एक्सिस पर जब होगा तो टैन को चेंज करेंगे, और टैन को किस में चेंज करते हैं, कॉट में, कॉट। तो कॉट 45 डिग्री, ठीक है नहीं, बस 45 डिग्री। तो कॉट 45 डिग्री भी तो 1 होता है ना, टैन 45 डिग्री 1 पर। एवरीबॉडी गॉट इट, क्लियर और नॉट, ठीक है। यस सर। तो स्लोप आ गया -1, और 2 पॉइंट दिया है आपको, एक्स का वैल्यू निकाल दोगे खुद से, राइट, जैसे इसका पहले निकाले थे उसी तरह निकाल दो, या फिर करो इसको पूरा प्रोसेस से, नो सर, हो जाएगा। हो जाएगा, ओके। अच्छा अब देखो यहां पर सवाल क्या है, बोला है कि फाइंड द एंगल बिटवीन द एक्स एक्सिस एंड द लाइन जॉइनिंग दीज टू पॉइंट्स। दो पॉइंट है, 3 का -1, 4 का -2। बेटा देखो ये दोनों पॉइंट
मैं कोई भी मतलब एक्यूरेट डायग्राम नहीं बना रहा हूँ, ग्राफ में मैं एक्स एक्सिस वाई एक्सिस प्लॉट करके पॉइंट को लोकेट नहीं कर रहा हूँ, मैं एक रफ डायग्राम बना रहा हूँ ताकि हमें आइडिया मिले, आइडिया बस मिले, है ना। तो आप ये आर्ग्यूमेंट मत करना सर 4 - 2 इधर होता है, सर 3 - 1 इधर होता है, सर उसको इधर कर दिए, सर उसको उधर कर दिए। मैं आइडिया लेने के लिए हम डायग्राम बना रहे हैं, ठीक है, दीज आर नॉट एक्यूरेट डायग्राम्स। ओके, तो इन दोनों पॉइंट को एक लाइन जोड़ रहा है और बोल रहा है कि फाइंड द एंगल बिटवीन द एक्स एक्सिस एंड दिस लाइन, एक्स एक्सिस एंड द लाइन जॉइनिंग दिस टू पॉइंट्स, ये दोनों पॉइंट को ज्वाइन करता हुआ जो लाइन एंड एक्स एक्सिस के बीच में एंगल निकालो। अच्छा, अभी लाइन एंड एक्स एक्सिस के बीच में जब एंगल पूछता है तो बड़ा कंफ्यूजन है, क्योंकि सपोज ये एक लाइन है और ऐसा खाली अगर मैं पूछ लूं कि ये लाइन एंड एक्स एक्सिस के बीच में क्या एंगल है तो बड़ा कंफ्यूजन है, कौन सा एंगल के बारे में बात करेंगे। लाइन एंड एक्स एक्सिस के बीच में ये भी एक एंगल होगा, लाइन एंड एक्स एक्सिस के बीच में ये भी एक एंगल होगा, लाइन एंड एक्स एक्सिस के बीच में ये भी एक एंगल होगा, लाइन एंड एक्स एक्सिस में ये भी एक एंगल बनेगा। तो कौन सा एंगल बोल रहा है बेटे, याद रखो स्ट्रेट लाइन चैप्टर है, तो लाइन एंड एक्स एक्सिस के बीच में जो एंगल बोल रहा है तो वो इंक्लिनेशन है, ठीक है। क्या पूछ रहा है आपको, इंक्लिनेशन, मतलब कौन सा एंगल, ये वाला एंगल, यू गॉट इट, इंक्लिनेशन, गॉट इट और नॉट। सो एनी टाइम स्ट्रेट लाइन के चैप्टर में अगर आपको पूछा कि स्ट्रेट लाइन एंड एक्स एक्सिस के बीच में एंगल क्या है, तो आपको वो इंक्लिनेशन वाला एंगल पूछ रहा है, यू गेट इट और नॉट। ओके, यस सर। तो बस ठीक है। अच्छा, तो पहले तो आपको ये जो लाइन है ये दो पॉइंट के थ्रू जा रहा है, तो ये लाइन का स्लोप पहले निकाल दो। स्लोप क्या आ जाएगा, लाइन का स्लोप ऑफ ए बी, वो एक का नाम ए दिया, दूसरे का नाम बी दिया, ए बी का स्लोप क्या आ जाएगा, y2 - y1/x2 - x1, तो -1 - -2 मतलब -1 + 2 डिवाइड बाई 3 - 4, तो कितना आ गया भाई, -1। तो -1। तो ए बी का स्लोप क्या है, -1, यू गॉट इट, ए बी का स्लोप -1। और हमें क्या निकालना है, ए बी का इंक्लिनेशन निकालना है, मतलब ये लाइन एंड एक्स एक्सिस के बिटवीन में एंगल निकालना है, मतलब क्या निकालना है, इंक्लिनेशन थीटा निकालना है। तो स्लोप दे दिया है, मतलब एम का वैल्यू -1 है, मतलब tan थीटा इज इक्वल टू, -1। और हमें क्या निकालना है, थीटा निकालना है, क्या निकालना है, थीटा निकालना है। अब मेरे बात जरा सुनो, मेरा बात ध्यान सुनो, देखो यहां पर एक प्रॉब्लम है, हर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन एक पीरियोडिक फंक्शन होता है, मतलब ऐसा नहीं कि कोई एक एंगल है जिसका tan -1 है, देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ एंगल्स जिनके tan -1 आएगा, लेकिन लाइन का इंक्लिनेशन सिर्फ एक ही होता है जो कि 0 डिग्री से लेकर 180 डिग्री के बिटवीन में रहता है। लाइन का इंक्लिनेशन थीटा जो है वो 0 डिग्री से लेके 180 डिग्री के बिटवीन में होता है। तो ऐसा करके तो बहुत सारे एंगल्स है जिनका tan -1 आएगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एंगल का tan -1 आएगा, लेकिन हमें 0 डिग्री से 180 डिग्री के बिटवीन में जो एंगल जिसका tan -1 आता है वही वाला एंगल निकाल के देना है। मेरा बात सबको समझ में आ रहा है, सबके मुंडी में मेरा बात घुसा, हेलो, यस सर। वेरी गुड। तो पहले तो मैं ट्रिक बता रहा हूँ, ट्रिक क्या करेंगे, ट्रिक क्या है, पहले तो आपको पता है कि जो इंक्लिनेशन है, लाइन का इंक्लिनेशन, वो या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा या तो सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, थर्ड या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में तो लाइन का इंक्लिनेशन हो ही नहीं सकता, क्योंकि इंक्लिनेशन तो बेटा 0 डिग्री से लेकर 180 डिग्री के बिटवीन में होता है, मतलब या तो 0 डिग्री होगा, 90 डिग्री, या फिर एक्यूट या फिर ऑब्ट्यूस, यहाँ यहाँ नहीं हो सकता। और अगर किसी लाइन का स्लोप नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब उसका इंक्लिनेशन बेटे ऑब्ट्यूस है कि नहीं भाई, नेगेटिव है ना, थीटा, थीटा tan थीटा -1 आया, इसका मतलब थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है बेटे, ऑब्वियसली सेकंड सेकंड क्वाड्रेंट में। क्वाड्रेंट। मतलब बेटे ये थीटा 90 डिग्री से 90 डिग्री एंड 180 डिग्री के बिटवीन वाला एंगल है, यू गॉट इट और नॉट। देखो ये थीटा तो 0 नहीं हो सकता, ये थीटा अक्यूट नहीं हो सकता, अक्यूट होता तो उसका tan नेगेटिव नहीं आता, 90 डिग्री भी नहीं हो सकता, 90 डिग्री का tan अनडिफाइंड आता है। तो tan थीटा नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब थीटा 90 डिग्री से 180 डिग्री के बिटवीन में, तो हमें 90 डिग्री से 180 डिग्री के बिटवीन में कौन सा एंगल जिसका tan -1 है वो निकालना है। तो उसका ट्रिक क्या है, पहले तो आप देख लो बेटे, मैंने आपको बताया था
ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन सॉल्व करते वक्त सेकेंड क्वाड्रेंट को आप 180 डिग्री माइनस करके याद रखो। क्या माइनस करके याद रखो? 180 डिग्री माइनस, फिर पाई माइनस, है ना, क्योंकि बेटा इधर होता है 180 डिग्री और 180 डिग्री से क्लॉकवाइज जाने पे सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंचते हो, तो सेकंड क्वाड्रेंट को आप कैसे याद रखो? 180 डिग्री माइनस करके याद रखो। कैसे याद रखो? 180 डिग्री माइनस करके याद रखो। तो आपका जो थीटा होगा वो क्या होगा ना, 180 डिग्री माइनस, बेटे कौन सा एक्यूट एंगल का टैन 1 होता है वो निकाल दो। कौन सा एक्यूट एंगल का टैन 1 होता है? 45 48 डिग्री। डिग्री। हाँ, तो 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री। दोबारा बोल देता हूँ क्या करना है आपको। सेकंड क्वाड्रेंट को आप 180 डिग्री माइनस करके याद रखो। कैसे याद रखोगे? 180 डिग्री माइनस करके याद रखोगे, तो जो इंक्लिनेशन होगा वो क्या होगा ना, 180 डिग्री माइनस कौन सा एक्यूट एंगल का टैन 1 होता है? 45 डिग्री का। तो 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री कितना होगा बेटा? 135 डिग्री। और अभी जस्ट निकाल के आया था ना 135 डिग्री का टैन -1, जस्ट निकाल के आया था। ठीक है, तो ऐसा होगा एमसीक्यू के लिए डायरेक्ट। तो ये आपको निकालना है 135 डिग्री। एक्चुअली ये हुआ कैसे देखो बेटे, टैन थीटा इज इक्वल टू -1 दे रखा है ना, समझ रहे हो? तो टैन थीटा इज इक्वल टू बेटे -1 को हम लिख सकते हैं ना, माइनस टैन 45 डिग्री। कोई प्रॉब्लम है किसी को? किसी को कोई प्रॉब्लम है? माइनस टैन 45 डिग्री -1 है कि नहीं? अच्छा, दैट इंप्लाइज टैन थीटा इज इक्वल टू, बेटे जो माइनस टैन 45 डिग्री लिखा है, क्या मैं इसको टैन 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री लिख सकता हूं? चेक कर लो। क्यों? क्वाड्रेंट मेथड में 180 डिग्री माइनस मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट, और सेकेंड क्वाड्रेंट में टैन होता है नेगेटिव, तो लगाया माइनस। 180 डिग्री होता है एक्स एक्सिस पर, तो टैन टैन होकर रहेगा, तो माइनस टैन 45 डिग्री इज ऑल्सो इक्वल टू टैन 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री। है कि नहीं भाई? है कि नहीं भाई? Yes, sir. यस सर। तो टैन 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री का वैल्यू भी -1 है, मतलब टैन 135 डिग्री का वैल्यू भी -1 है, एंड 135 डिग्री आपका इंक्लिनेशन बन जाएगा। थीटा इज इक्वल टू 135 डिग्री। ठीक है ना, क्योंकि बहुत सारे एंगल्स का टैन 1 मतलब -1 होते हैं, लेकिन हमें बस देखना है कि 90 डिग्री एंड 180 डिग्री के बिटवीन में, याद रखो बेटे, 90 डिग्री एंड 180 डिग्री के बिटवीन में कौन सा एंगल वो है जिसका टैन -1 है, बस हमें वो निकालना था, जो कि 135 डिग्री। ठीक है, अच्छा वैसे करके मैं कुछ और सवाल करते हैं। सपोज मुझे दे रखा है लाइन का स्लोप, सपोज दे रखा है स्लोप इज इक्वल टू, एक एक करके करते हैं। सपोज स्लोप इज इक्वल टू √3 दे रखा है, तो इंक्लिनेशन क्या होगा? थीटा क्या आ जाएगा? 60 डिग्री। 60 डिग्री, राइट? एवरीबॉडी गॉट इट, बिकॉज tan 60 डिग्री √3 होता है। देखो बेटे, इंक्लिनेशन पॉजिटिव मतलब थीटा आपका एक्यूट आएगा, क्योंकि जो सॉरी इंक्लिनेशन पॉजिटिव बोल रहा हूँ, स्लोप पॉजिटिव है, स्लोप पॉजिटिव है, इसका मतलब आपका जो इंक्लिनेशन वो एक्यूट आएगा। स्लोप अगर पॉजिटिव तो इंक्लिनेशन एक्यूट आएगा, और कौन सा एक्यूट एंगल का टैन होता है √3? 60 डिग्री का, तो आंसर 60 डिग्री। अच्छा, सपोज आप स्लोप कैलकुलेट किया m और आया -√3, तो इंक्लिनेशन थीटा क्या होगा? 120. डिग्री। वेरी गुड, 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री कर दोगे, काम खत्म। बेटे देखो बहुत इजी, याद रखना, खाली 180 डिग्री से क्या माइनस कर दोगे? जो एक्यूट है, जो एक्यूट, कौन सा एक्यूट का टैन होता है √3? यू गॉट इट, तो 120। Yes, sir. अच्छा, सपोज स्लोप है -1/√3, तो थीटा क्या होगा? फटाक से बताओ। 150 150. डिग्री। वेरी गुड, क्या करोगे? 180 डिग्री माइनस 30 एक्यूट डिग्री। 30 डिग्री। ठीक है, हो गया। और एक्यूट देगा तो ठीक है, बहुत अच्छा। और सपोज थीटा आया, सपोज सब स्लोप आया, सपोज अनडिफाइंड, तो इसका मतलब थीटा, 90 डिग्री। 90. और सपोज स्लोप आया 0, इसका मतलब थीटा। tan 0 डिग्री। वेरी गुड, एवरीबॉडी गॉट इट। यस सर। हाँ, बस, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस अगर नेगेटिव स्लोप अगर नेगेटिव है, स्लोप अगर नेगेटिव है, तो 180 डिग्री माइनस एक्यूट एंगल, समझ रहे हो ना?
तो निकाल दोगे तो हो जाएगा आपका आंसर, काम खत्म। अच्छा, बस ये खाली लास्ट चीज हम आज देखेंगे, स्लोप्स ऑफ पैरेलल लाइन एंड स्लोप्स ऑफ परपेंडिकुलर लाइन। ठीक है, स्लोप ऑफ पैरेलल लाइन क्या होता है, स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइन क्या होता है। अच्छा, सबको ये चीज क्लियर हुआ है, फिर और आपको इलेबोरेशन चाहिए इसके ऊपर? डू यू वांट मोर इलेबोरेशन ऑन दिस? नो सर। सबका हो गया, वेरी गुड। अच्छा, अच्छा अगर आपका चलो ठीक, कोई नहीं। अच्छा, स्लोप ऑफ पैरेलल लाइन, बेटे देखो साइड में मैं ये भी लिख लेता हूं, स्लोप ऑफ पैरेलल लाइंस, स्लोप ऑफ नॉन परपेंडिकुलर पैरेलल लाइंस, नॉन परपेंडिकुलर पैरेलल लाइंस, क्योंकि एक परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप तो अनडिफाइंड होता है, तो दो नॉन परपेंडिकुलर पैरेलल लाइंस के स्लोप्स के बीच में रिलेशन क्या है ना। ठीक है, उसके लिए बेटे मैं क्या करता हूं, ये बेटा y एक्सिस से ये x एक्सिस से मानो एक स्ट्रेट लाइन L1, ठीक है, एंड सपोज उसका इंक्लिनेशन है θ1, एंड सपोज देयर इज अनदर straight line which is parallel to L1, let's call it L2, and suppose इसका इंक्लिनेशन है θ2। अच्छा, अगर L1 and L2 are parallel to each other, then x एक्सिस यहाँ पर ट्रांसवर्सल बन जाएगा दोनों का। अगर L1 L2 पैरेलल है तो x एक्सिस ट्रांसवर्सल बन जाएगा, और ये यस दोनों सर। कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल बन जाएंगे, तो ऑब्वियसली θ1 इज इक्वल टू θ2 आ जाएगा, अगर इफ दे आर पैरेलल, राइट? यस सर। और बेटे दोनों का इंक्लिनेशन भी, दोनों का इंक्लिनेशन इसका मतलब इक्वल हो गया। अच्छा, तो दोनों का स्लोप क्या होगा, इसका स्लोप क्या हो जाएगा tan θ1, इसका स्लोप क्या हो जाएगा tan θ2। अगर θ1 θ2 एक सेम एंगल है तो दोनों का tan भी सेम आएगा। अरे समझ रहे हो कि नहीं, दोनों तरफ tan ले लिया यस सर। तो इसका मतलब दोनों का स्लोप बराबर आ जाएगा। तो फंडामेंटल बात यह है कि दो लाइन एक दूसरे के साथ कब पैरेलल बनेंगे, जब दोनों का स्लोप इक्वल होगा, एंड कन्वर्स इज आल्सो ट्रू, अगर दो लाइन का स्लोप इक्वल है तो दोनों लाइन पैरेलल भी है। मेरा बात समझ रहे हो? तो कीप Yes, इन sir. माइंड टू लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर इफ एंड ओनली इफ दे हैव द सेम स्लोप और देयर स्लोप्स आर इक्वल। क्लियर और नॉट? इसको मैं ऐसे लिख लेता हूं, L1 is parallel to L2, डबल इंप्लीकेशन, बट डबल इंप्लीकेशन का मतलब इफ एंड ओनली इफ M1 is equal to M2। मतलब डबल इंप्लीकेशन क्यों दिया कि सपोज दो लाइन पैरेलल है तो गारंटीड उनका स्लोप इक्वल होगा, एंड वाइस अगर, वर्सा इज ट्रू। हाँ वाइस वर्सा इज आल्सो ट्रू, दोनों का स्लोप अगर इक्वल है तो दोनों पैरेलल भी होंगे एक दूसरे के साथ, गारंटी। ठीक है, हो गया। अच्छा, आप बोलोगे सर नॉन परपेंडिकुलर पैरेलल क्यों लिखे? देखो ये एक इंटरेस्टिंग सा बात है, और इसके ऊपर आप कोई आर्ग्यूमेंट ही नहीं कर सकते। सपोज दो, अच्छा नॉन परपेंडिकुलर लिख दिया, एक्चुअल वर्ड है नॉन वर्टिकल, नॉन वर्टिकल पैरेलल। देखो बेटे, सपोज ये y एक्सिस है एंड x एक्सिस है, सपोज दो लाइन है एंड दोनों लाइन वर्टिकल है एंड एक दूसरे के साथ पैरेलल है, समझ रहे हो ना? L1 और L2 दोनों वर्टिकल है, मतलब दोनों का इंक्लिनेशन 90 डिग्री है, सबको दिखाई दे रहा है, एंड देर यस आल्सो सर। पैरेलल टू ईच अदर। इन दिस केस क्या ये दोनों का स्लोप इक्वल होगा? नो सर, so they are undefined। यस, इन दिस केस दोनों का स्लोप के बीच में कोई रिलेशन एस्टैब्लिश ही नहीं किया जा सकता, बिकॉज देयर स्लोप्स आर अनडिफाइंड, और दो अनडिफाइंड नंबर ना तो इक्वल होते हैं, ना एक दूसरे से बड़ा होते हैं या ना कम होते हैं, कुछ नहीं होते हैं, दे आर अनडिफाइंड, वो क्या है हमें पता नहीं। क्लियर है ना? तो बेटे जब भी हम दो नंबर इक्वल है बात कर रहे हैं तो दोनों नंबर का वैल्यू भी हमें पता होना चाहिए। जब तक हमें वो दोनों नंबर का वैल्यू पता नहीं है हम ये बोल नहीं सकते कि वो दोनों इक्वल है, अनइक्वल है, व्हाटएवर। तो बेटे याद रखो, स्लोप्स ऑफ नॉन वर्टिकल पैरेलल लाइंस इक्वल होंगे, एंड बेटे अगर दोनों लाइन अगर वर्टिकल एंड एक दूसरे के साथ पैरेलल है तो दोनों का स्लोप के बीच में एब्सोल्युटली नो रिलेशन इज देयर। सिंपल सा बात है, दे आर वर्टिकल ऑब्वियसली, एंड
दो लाइन अगर वर्टिकल है तो दोनों एक दूसरे के साथ पैरेलल जरूर हो जाएंगे, उतना बोलना काफी है। अगर कोई आपको आके बोल दिया कि भाई मेरे पास दो लाइन है और दोनों के दोनों लाइन वर्टिकल है, तो उतना बोल देना काफी है। दोनों लाइन अगर वर्टिकल है तो दोनों तो पैरेलल होंगे ही। अरे समझ रहे हो ना, दोनों जितने भी लाइन वर्टिकल है सब एक तो पैरेलल होंगे कि नहीं। तो उनके यस सर। स्लोप के बीच में रिलेशन का कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, अच्छा ठीक, आगे चलते हैं। अच्छा, तो आगे चल के हम इसको इस्तेमाल बहुत जगह पर करेंगे, लाइन का मतलब इक्वेशन निकालते हुए डिफरेंट डिफरेंट जगह पर। आपको ये याद रखना है बेटे कि दो लाइन का स्लोप अगर इक्वल तो दोनों पैरेलल। अच्छा, अब आते हैं स्लोप्स ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस, और इधर भी लिख लेता हूं नॉन वर्टिकुलर, नॉन, अरे क्या भाई, नॉन वर्टिकल, हाँ नॉन वर्टिकल। सपोज दो लाइन है, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है एंड दोनों में से कोई भी वर्टिकल नहीं है, ये y एक्सिस है, x एक्सिस है। सपोज दीज आर टू लाइंस एंड सपोज दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। देख रहे हो, दोनों लाइन एक दूसरे परपेंडिकुलर है, तो इन दोनों लाइन के स्लोप के बीच में क्या रिलेशन होगा। सपोज बेटे ये L1 है और ये L2 है। मानो लाइन L1 का स्लोप θ1 है एंड मानो लाइन L2 का स्लोप θ2 है। सबको दिखाई दे रहा है? ठीक है। अरे L2 का स्लोप क्या होगा, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस का एंटी क्लॉकवाइज में, तो यही तो होगा ना उसका स्लोप, इंक्लिनेशन। यस सर। अच्छा बेटे, आप यहां पर एक बात नोटिस करो, ये जो ट्रायंगल आपको दिखाई दे रहा है ना, ये ट्रायंगल में θ2 एक्सटर्नल एंगल है, दिखाई दे रहा है, एंड θ1 एंड 90 डिग्री दोनों इंटीरियर अपोजिट एंगल ऑफ θ2 है। θ2 के दोनों इंटीरियर अपोजिट एंगल है, देख पा रहे हो, और ये एक्सटर्नल एंगल है। यस सर। और ट्रायंगल में हमें पता है कि एक्सटर्नल एंगल का वैल्यू ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स के सॉम के साथ बराबर होता है। तो इसका मतलब इन दिस केस θ2 विल बी इक्वल टू 90 डिग्री प्लस θ1। एवरीबॉडी गॉट इट और नॉट? Yes, sir. So taking tan on both sides, tan θ2 will be equal to tan 90 degree plus θ1. That means tan θ2 will be equal to, बेटे tan 90 डिग्री प्लस, बेटे 90 डिग्री प्लस मतलब कौन से क्वाड्रेंट, धड़ाक से बोलो, 90 डिग्री प्लस कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड क्वाड्रेंट। Second सेकंड quadrant. क्वाड्रेंट सर। सेकंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है? नेगेटिव। नेगेटिव। तो आगे लगाएंगे माइनस, बेटे पहले माइनस की प्लस डिसाइड करने का। 90 डिग्री कौन सा एक्सिस पर है? वाई। वाई एक्सिस पर है, तो tan चेंज होकर क्या होगा? कॉट। तो माइनस कॉट थीटा 2। तो tan सर कॉट थीटा 1। सॉरी कॉट थीटा 1, सॉरी। अच्छा, माइनस कॉट थीटा 1 को मैं, सॉरी इधर में tan थीटा 2 लिखना भूल गया। हाँ, tan थीटा 2 इज इक्वल टू माइनस, बेटा कॉट थीटा 1 का जगह हम लिख सकते हैं 1 बाई tan थीटा 1। यस सर। तो जगह नहीं हो रहा है, मैं इधर ना, जगह हो रहा है क्या? अच्छा हाँ, जगह है ना उस साइड में। चलो, वेरी गुड, जगह है। ओके, तो बेटे tan थीटा 2 इज व्हाट, स्लोप ऑफ लाइन L2 है ना, जिसको मैं M2 के द्वारा डिनोट कर रहा हूं, इज इक्वल टू -1 बाई tan थीटा 1 क्या होगा, लाइन L1 का स्लोप, जिसको मैं M1 के द्वारा डिनोट कर रहा हूं। तो बेटे सिंपली क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अगर कर देंगे तो M1 इंटू M2 क्या आ जाता है, -1, ठीक है नहीं। तो बेटा देखो, दो लाइन अगर एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर हो तो दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट क्या आ जाता है, -1। एवरीबॉडी गॉट इट और नॉट? हेलो। यस सर। Yes, sir. एंड और क्या बोल सकते हैं कि बोथ स्लोप्स विल बी नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। चेक कर लो, M2 क्या है, M1 का नेगेटिव रेसिप्रोकल। M1 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1 बाई M1, और आगे माइनस लगाए, तो M2 क्या है, नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ M1। उसी तरह M1 क्या होगा, नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ N2, है ना। M1 विल बी इक्वल टू -1 बाई M2, या फिर आप बोल सकते हो कि दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट -1। एंड दिस इज कॉन्वर्स इज ऑल्सो ट्रू।
तो मैं इधर सिंपली लिखूंगा कि L1 इज परपेंडिकुलर टू L2 इफ एंड ओनली इफ, बाई कंडीशनल, दोनों तरफ कंडीशन अप्लाई हो रहा है, M1 इंटू M2 इज इक्वल टू -1। अगर दो लाइन का स्लोप का प्रोडक्ट -1 आ गया तो दोनों परपेंडिकुलर हैं, एंड अगर दोनों परपेंडिकुलर है तो स्लोप का प्रोडक्ट -1। अगेन आई एम यूजिंग द वर्ड नॉन वर्टिकल, क्योंकि बेटा अगर दो लाइन, सपोज दो लाइन एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर हैं एंड उनमें से एक सपोज वर्टिकल लाइन है, ये लाइन एल है जो कि वर्टिकल लाइन है, और उसके साथ जो परपेंडिकुलर होगा ऑब्वियसली हॉराइजॉन्टल लाइन ही हो जाएगा, हॉराइजॉन्टल लाइन ऑब्वियसली हो जाएगा L1 एंड L2। क्या इन दिस केस L1 एंड L2 के स्लोप को मल्टीप्लाई करने से -1 आएगा? नो सर। नहीं, क्योंकि L1 का स्लोप क्या है पता है क्या आपको? भूते प्रेते क्या है L1 का स्लोप, तो क्या है पता नहीं, दैट इज अनडिफाइंड। L2 का स्लोप 0 है, ठीक है, L2 का स्लोप ही 0, लेकिन L1 का स्लोप क्या है पता नहीं ना। तो दो नंबर को मल्टीप्लाई करके अगर एक वैल्यू हम निकाल रहे हैं तो दो नंबर क्या, वो दो नंबर मल्टीप्लाई करें वो तो हमें पता होना चाहिए ना, दोनों नंबर क्या है तब पता चलना चाहिए ना, उसके बाद दोनों को मल्टीप्लाई करके -1 आ रहा है कि क्या आ रहा है पता करेंगे। जबकि उन दोनों में से एक नंबर अनडिफाइंड है तो दोनों का प्रोडक्ट हम -1 नहीं बोल सकते। तो कीप इन माइंड, सिंपल सा फंडा है, दो नॉन वर्टिकल एंड परपेंडिकुलर लाइन के स्लोप के प्रोडक्ट किया जाता है बेटे -1। नेवर फॉरगेट इट। यू गॉट इट और नॉट? ठीक है। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. अच्छा, तो उसे यहाँ पर समराइज कर लेते हैं। लेट L1 and L2 be two lines whose slopes are M1 and M2 respectively, then L1 is parallel to L2 if and only if M1 is equal to M2, L1 is perpendicular to L2 if and only if M1 into M2 is equal to -1। ठीक है। सर लेकिन इधर ओनली। हाँ, यस सर। दे दे, यू गॉट इट और नॉट? ठीक है। यस सर। तो ये फंडा। अब बेटा एक लास्ट कॉन्सेप्ट खाली पढ़ लेंगे, कोलिनियरिटी बिटवीन थ्री पॉइंट्स यूजिंग स्लोप फॉर्मूला। कोलिनियरिटी between three points using slope formula। बेटे अभी तक आपको कोलिनियरिटी बिटवीन थ्री पॉइंट्स यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला एंड यूजिंग एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्मूला में बता दिया था कि सपोज आपको तीन पॉइंट ए बी सी आपको मालूम है, ए एक पॉइंट बी एक पॉइंट सी अगर आपको मालूम है, और आप ये जानना चाहते हो क्या है तीनों लाइन कोलिनियर है कि नहीं, मतलब क्या है तीनों लाइन एक लाइन के ऊपर है कि नहीं, तो आपको सिंपली क्या करना होगा ना, ए बी निकालना होगा, बी सी निकालना होगा, एस सी निकालना होगा, और देखोगे कि उनका पोजिशन के हिसाब से दो का सम तीसरे के साथ बराबर आ जाएगा, मतलब ए बी प्लस बी सी इक्वल एस सी आ जाएगा, जैसे कि यहाँ पर ए बी प्लस बी सी इक्वल एस सी आ जाएगा। या फिर अगर ए बी मतलब ए बी से आगे पीछे करके मतलब है दूसरा ओरिएंटेशन में है, तो बेटे कोई दो का सम तीसरे के साथ बराबर जरूर आ जाएगा। या फिर एरिया वाला फॉर्मूला का क्या है ना, ए बी सी तीनों को लेके बना हुआ ट्रायंगल का एरिया भी 0 आता है। तो अगर हमें ए बी सी का कोऑर्डिनेट्स पता है तो ए बी सी को लेके जो ट्रायंगल बनेगा उसका एरिया भी कैलकुलेट कर सकते हैं, और अगर एरिया 0 आ गया तो हो गया दे आर कोलिनियर। लेकिन और एक तरीका भी है और वो है स्लोप फॉर्मूला। देखो बेटा अगर तीन पॉइंट ए बी सी अगर सेम लाइन के ऊपर है ना, तीन पॉइंट ए बी सी, इफ थ्री पॉइंट्स ए बी सी, इफ ए बी सी आर कोलिनियर, अगर तीनों अगर कोलिनियर पॉइंट से मतलब एक ही लाइन पर हैं, तो ऑब्वियसली भाई ए बी का स्लोप बी सी का स्लोप ए सी का स्लोप इक्वल आएगा, क्योंकि तीनों तो एक ही, तीनों लाइन सेगमेंट तो एक ही लाइन का हिस्सा है ना, और एक लाइन का तो एक ही तो स्लोप होता है ना, वो जो भी इंक्लिनेशन बनाता है उसका टैन उसका स्लोप होता है। तो ये ए बी बी सी ए सी सब एक ही लाइन के ऊपर है, तो ए बी का स्लोप बी सी का स्लोप ए सी का स्लोप इक्वल आ जाएगा। यू गॉट इट? स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ ए सी। तो याद रखो, अगर तीनों पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमें पता है और हमें यह मालूम करना है कि दे आर कोलिनियर और नॉट, तो बेटे ये चीज को याद रखो बेटे, ए बी बी सी ए सी तीनों का स्लोप इक्वल होगा।
बट देयर इज ए क्वेश्चन कि अगर मुझे एबीसी तीनों का कोऑर्डिनेट दिया गया तो क्या मैं सपोज मैं एबी का स्लोप निकाल दिया और बीसी का स्लोप निकाल दिया और देख लिया कि दोनों का स्लोप इक्वल है, तो क्या मुझे एसी का स्लोप भी निकाल के चेक करने की जरूरत है? एब्सोल्युटली नो, एब्सोल्युटली नॉट। आप इन तीनों में से किसी दो का स्लोप निकाल दो और दिखा दो कि वो इक्वल, तीसरे को निकालने की जरूरत नहीं है। कारण क्या है आप खुद से सोच लो ना। अरे आप खुद से सोच लो ना, अगर ए बी एंड बीसी का स्लोप बराबर हो गया, बेटे ए बी जहां पर एंड होता है बीसी वहां से स्टार्ट हो रहा है, ए बी बी पर एंड हो रहा है, बीसी बी पर स्टार्ट हो रहा है, एंड दोनों का स्लोप इक्वल अगर आता है मतलब ऑब्वियसली दोनों एक ही लाइन के ऊपर होंगे ना, तो कोलिनियर। तो हमें एसी का स्लोप इक्वल हो रहा है कि नहीं देखने की जरूरत नहीं, ऑब्वियसली इक्वल होगा जरूर। क्लियर? ठीक है। तो यस सर। उसी तरह सपोज आपका एबी का स्लोप एंड एसी का स्लोप इक्वल हो गया, तो बीसी का ऑब्वियसली एबी का स्लोप एसी का स्लोप इक्वल आ गया, मतलब आप समझ सकते हो, समझदार बच्चे हो कि एबीसी एक ही लाइन पर आ जाएंगे। तो इन तीनों में से कोई दो का वैल्यू अगर इक्वल हो गया तो हम बोल देंगे कि दे आर कोलिनियर, तो तीनों चेक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ तक सबका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट। यस सर। Yes. वेरी गुड। यस सर। ओके ठीक है। अच्छा, अच्छा कल जो मैंने असाइनमेंट आपको कुछ दिया था, असाइनमेंट से आपको कोई डाउट है? कल जो असाइनमेंट मैंने दिया था उस असाइनमेंट का इक्का दुक्का क्वेश्चन करेंगे खाली। Sir, easy question था। इजी क्वेश्चन था राइट? अच्छा। यस यस सर। अच्छा, ये वाला एक क्वेश्चन था, द बेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल विथ साइड 2a lies along the y-axis such that the midpoint of the base is at the origin. Find the vertices of the triangle. इजी क्वेश्चन था, वेरी गुड वेरी गुड, इजी बोले मतलब वेरी गुड। अच्छा, ये क्वेश्चन सबसे हो गया, ये क्वेश्चन Yes, sir. यस सर। वेरी गुड। तो हमारा हमारे पास क्या है, कौन सा ट्रायंगल दिया था, इक्विलैटरल ट्रायंगल, या कौन सा ट्रायंगल दिया है? Yes, इक्विलैटरल ट्रायंगल। accurate। हाँ, तो इक्विलैटरल सर ट्रायंगल, इक्विलेटरल। इक्विलैटरल ट्रायंगल का जो बेस है, और वो बेस कहाँ पर है, वाई एक्सिस पर है, वाई एक्सिस के अलंग पर है, एंड वो बेस का जो मिड पॉइंट ओरिजिन है, बेस का जो मिड पॉइंट ओरिजिन है, एंड उसका तीनों साइड का लेंथ है 2a 2a 2a, तो ऑब्वियसली ये लेंथ ए होगा और ये लेंथ ए होगा और ये उसका बेस है ए बी, ये भी आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल का बेस है। अच्छा, इस इक्विलैटरल ट्रायंगल का जो जो तीसरा वर्टेक्स, वो यहाँ पर भी हो सकता है और यहाँ पर भी हो सकता है राइट? समझ सकते हो ना, यहाँ पर भी हो सकता है, ये भी एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बनेगा। सपोज ये लेंथ 2 है, ये लेंथ भी 2 है, ये भी बन सकता है ना? अरे समझ रहे हो कि नहीं? हेलो, गेट इट? यस सर। हाँ, तो Yes, उसका sir. जो तीनों वर्टिसेस, ये दोनों वर्टिसेस तो फिक्स आएंगे, ये दोनों वर्टिसेस तो फिक्स आएंगे। जो तीसरा वर्टेक्स, वो ये वाला ट्रायंगल के लिए यहाँ पर आएगा और एक ये वाला ट्रायंगल के लिए यहाँ पर भी एक आएगा। है कि नहीं भाई, क्लियर और नॉट? अच्छा, Yes, sir. देखो सपोज हम ये वाला वर्टेक्स निकालना चाहते हैं, ठीक है, ये वाला वर्टेक्स निकालना चाहते हैं, तो मैं पहले तो इसका नाम है सी दे देता हूँ और इसका नाम है सी डैश दे देता हूँ, तो दो इक्विलैटरल ट्रायंगल ऐसे बन सकते हैं। तो देखो, और ये नाम मैं ओ ओरिजिन देता हूं, ए ओ सी, आप देख सकते हो ए ओ सी, ए ओ सी एक राइट एंगल ट्रायंगल बनता है, ए ओ सी एक राइट एंगल ट्रायंगल बनता है जिसका हाइपरटेन्यूज का लेंथ आपको मालूम है 2a। कैसे मालूम है? क्योंकि उसने दे रखा है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल का साइड्स का लेंथ है 2a। तो ये एओसी जो राइट एंगल ट्रायंगल है उसका हाइपरटेन्यूज 2a है, उसका परपेंडिकुलर a है, उसका बेस का लेंथ अगर मैं जान लूं, ओसी का लेंथ अगर मैं जान लूं तो काम बन जाएगा। तो बेस ओसी का लेंथ क्या हो जाएगा, सर ओसी लेकिन वो तो बेस नहीं है ना सर, एओ बेस है। अरे अरे आप ये तो डिपेंड करता है ना, आप इसको कौन से सर डायरेक्शन से क्वेश्चन में देखते हैं। देना बेस है सर, बेस मतलब हाँ एक्स है वाई कुछ हाँ, नहीं। ये ए बी इक्विलैटरल ट्रायंगल का बेस है। मैं ये जो परपेंडिकुलर ट्रायंगल, मतलब ये जो राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में बात कर रहा हूँ। अभी जो राइट एंगल ट्रायंगल देख रहे हो ना, ये जो राइट एंगल ट्रायंगल, अरे सपोज मैं आपके एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाता हूँ, ठीक है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाता हूँ, अब मैं इसको बेस बोलता हूँ, इसको परपेंडिकुलर बोलता हूँ। अच्छा, कोई प्रॉब्लम है अगर मैं इसको परपेंडिकुलर इसको बेस बोलूं? No, sir. ये तो डिपेंड करेगा ना मैं थीटा किसको ले रहा हूँ, मैं किस ओरिएंटेशन से मेरा ट्रायंगल को देख रहा हूँ। यू गॉट इट? ठीक है ना? यस सर। हाँ, तो मैं वही बात कर रहा हूँ।
तो ये जो मेरा जो ए ओ सी जो राइट एंगल ट्रायंगल है, उसमें मैं ओसी को बेस एंड एओ को परपेंडिकुलर मानता हूं। अब आप एओ को बेस एंड ओसी को परपेंडिकुलर मानते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम, जैसे भी करो, पाइथागोरस रूल तो दोनों के लिए तो सेम ही अप्लाई होगा। हाँ तो बेटे ओसी का लेंथ क्या आ जाएगा ना, पाइथागोरस रूल के हिसाब से 2a का स्क्वायर मतलब 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, मतलब क्या होगा भाई, 3a। 3a²। ठीक है, अब ओसी का लेंथ बोला, ओसी का स्क्वायर आ जाएगा, है ना, ओसी का स्क्वायर, राइट। ओसी का स्क्वायर क्या आ जाएगा, ये है मेरा बेस, बेस का स्क्वायर होगा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो ओसी का लेंथ क्या आ जाएगा, इसका स्क्वायर रूट। लेकिन याद रखो बेटा पॉजिटिव स्क्वायर रूट निकालना है, एंड वी डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। बेटा 3 का पॉजिटिव स्क्वायर रूट तो √3 होगा, एंड बेटे ए स्क्वायर का पॉजिटिव स्क्वायर रूट ए ही होगा, बिकॉज ए हियर इज ए पॉजिटिव नंबर। मुझे कैसे पता पता चला ए पॉजिटिव नंबर है, कौन बताएगा, ए पॉजिटिव नंबर कैसे पता चला मुझे। साइड का लेंथ कभी नेगेटिव देता है क्या, साइड का लेंथ 2 दे रखा है ना, तो ए पॉजिटिव होगा ना, क्लियर और नॉट, ठीक है। यस सर। हाँ, तो ओसी का वैल्यू क्या आ गया बेटा √3 है, और ओसी का वैल्यू अगर √3 है तो ओसी डैश का वैल्यू भी √3 ही आएगा, उसका लेंथ भी आएगा √3, चेक कर लो। अरे वही तो है ना, ये 2a ये है तो ये लेंथ भी तो वही आएगा ना √3 है, बस। तो बेटा अगर ये लेंथ √3 है, अगर ओसी का लेंथ √3 है एंड ये ओरिजिन है, तो सी का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, √3 है, एंड वाई कोऑर्डिनेट ऑब्वियसली 0 आ जाएगा क्योंकि 0। एक्स के ऊपर है। सी डैश का एक्स कोऑर्डिनेट क्या जाएगा बेटे, नेगेटिव एक्स एक्सिस पर है, नेगेटिव एक्स एक्सिस पर है सी डैश, एंड ये लेंथ √3 है। हाँ, -0। एवरीबॉडी गॉट इट और नॉट, तो तीनों यस सर। यस सर। वर्टिसेस आ गए। अच्छा ये वाला वर्टेक्स क्या होगा बेटा, ऑब्वियसली 0, ये वाला, 0 माइनस माइनस। है। इसमें कोई डाउट है, ये वाला सवाल था, वेरी इजी, इजी क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन मैंने दिया था आपको, राइट। अच्छा और क्या सवाल, हाँ ये वाला पॉइंट, ये वाला सवाल में किसी को डाउट है, फाइंड ए पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस व्हिच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट 7,6 एंड 3,4, 7,6 एंड 3,4, कोई किसी को डाउट हो रहा है उसमें। नो सर। वो बोल रहा है कि देयर इज ए पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस के ऊपर कोई एक पॉइंट है जिसका और दो पॉइंट 7,6 और क्या दे रखा है 3,4, फिर क्या दिया, 3,4। हाँ 3,4 7। अब देखो आर्ग्यू मत करना कि सर ये आगे ये पीछे क्या क्या, बेटे मैं ये सब रफ डायग्राम बना रहा हूँ। हाँ तो एक्स एक्सिस के ऊपर कोई एक पॉइंट है जिसका ये दोनों पॉइंट से डिस्टेंस इक्वल है, इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम दीज टू पॉइंट, सपोज ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, एंड सपोज एक्स एक्सिस के ऊपर जो पॉइंट है वो पी है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन एपी का लेंथ पीबी का लेंथ बराबर है, तो मुझे पी का कोऑर्डिनेट्स पूछा है, वो पॉइंट क्या है एक्स एक्सिस के ऊपर जिसका इन दोनों से डिस्टेंस इक्वल है। तो जो अननोन है वो अननोन का वैल्यू पूछा है, तो अननोन यहाँ पर क्या है ना, पी का कोऑर्डिनेट्स अननोन है वही पूछा है। तो जो अननोन है उसका वैल्यू निकालने के लिए पहले तो उसका क्या नेम देंगे ना, तभी तो उसका वैल्यू निकालेंगे ना, हैं। तो मानो पी का कोऑर्डिनेट्स पहले क्या क्या है देख लेते हैं। बेटा पी एक्स एक्सिस पर है तो ऑब्वियसली उसका वाई कोऑर्डिनेट तो गारंटीड 0 होगा, क्यों एक्स एक्सिस के ऊपर है, अरे समझ रहे हो। यस अब सर। यस अभी सर। उसका एक्स कोऑर्डिनेट बस कुछ हो सकता है, क्योंकि एक्स एक्सिस के ऊपर जितने भी इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं सबके वाई कोऑर्डिनेट कंफर्म्ड 0 है, लेकिन एक्स कोऑर्डिनेट अलग अलग है। तो मानो इसका एक्स कोऑर्डिनेट एक्स है, तो इसका मतलब हमें सिर्फ और सिर्फ एक्स का वैल्यू पता करना है, बस काम खत्म। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन एपी का लेंथ पीबी का लेंथ बराबर है, एपी का लेंथ क्या जाएगा, एपी का लेंथ क्या जाएगा 4 - 0 का स्क्वायर प्लस 3 - x का स्क्वायर का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू पीबी का लेंथ क्या जाएगा, अरे समझ रहे हो। यस सर। अच्छा मैं, चलो ठीक है, मैं y2 - 7, चलो एक ही बात है, उल्टा लिख दिया, चलो कोई नहीं, एक ही बात है। एपी का लेंथ क्या जाएगा 3 - x का स्क्वायर, एक ही बात है, प्लस सेम। 4 सेम बात है, 4 - 0 का स्क्वायर का रूट ओवर इज इक्वल टू पीबी क्या जाएगा x - 7 का होल स्क्वायर
प्लस 0 माइनस 6 का होल स्क्वायर का रूट ओवर। मैंने x माइनस 7, आप 7 माइनस एक्स का होल स्क्वायर भी लिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा, होल स्क्वायर कर रहे हो ना, स्क्वायरिंग करो तो प्रॉब्लम। अच्छा बेटा दोनों साइड में क्या कर लेते हैं, स्क्वायरिंग कर देते हैं, तो अम्ब्रेला हट जाएगा। जब तक ये अम्ब्रेला है बेटा हम कुछ नहीं कर सकते, तो अम्ब्रेला हटाने के लिए क्या करते हैं, स्क्वायरिंग तो करते हैं ना दोनों साइड पर। स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो क्या आ जाएगा इस साइड में 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 16 इज इक्वल टू एक्स माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस 36। तो खोल दो इसको, तो 9 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 16 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x प्लस 36। तो बहुत सिंपल सा बात है, दोनों साइड से एक्स स्क्वायर कट गए। अच्छा और कुछ कट रहे हैं क्या, नहीं। तो माइनस 6x, ये माइनस 14x इस साइड में ले आओगे तो प्लस 14x माइनस 6 कितना जाएगा 8x। 8x 9 प्लस 16 था 25, 25 को इस साइड में ले आओ 49 प्लस 36 माइनस 25, 49 प्लस 36 कितना जाएगा 9 6 15 1 85 85 माइनस 25 राइट, नहीं माइनस हाँ 25 60। 60 तो x का वैल्यू क्या जाएगा 60/8। तो 60/8 मतलब आपका कितना कटेगा, तो 15/2 है ना, 2 15/2। तो बेटे व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट व्हिच इज ऑन द एक्स एक्सिस, जिसका दोनों से डिस्टेंस बराबर है 15/2, 0। एवरीबॉडी गॉट इट और नॉट, क्लियर, ओके। तो यस सर। सवाल इजी है कि डिफिकल्ट है, ओके। सर इजी है। अच्छा ये वाला सवाल आपसे गलत हुआ होगा, एग्जाम्पल 4 आप गारंटीड गलत किए हो। वो दोनों बिट में से दोनों के दोनों बिट आपका गलत आंसर आया है, और क्यों गलत है अभी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है देख लो खाली जल्दी जल्दी, ये लास्ट क्वेश्चन हम करेंगे फिर मैं छोड़ दूंगा बेटे। एक्चुअली मैं छोड़ देता अभी आपको, लेकिन मेरा क्लास का टाइम तो एक्चुअली 3 to 4 था, तो उनके क्लास के टाइम के हिसाब से कर लिया। तो चलो मैं फिर भी आपको ये क्वेश्चन के बाद छोड़ दूंगा, ठीक है समझ में आ रहा है। तो दो पॉइंट है, एक है x1 y1 और एक पॉइंट है x2 y2, यू गॉट इट। और बोल रहा है कि दोनों के बीच में डिस्टेंस निकालो व्हेन PQ इज पैरेलल टू y एक्सिस। सपोज ये पॉइंट है P है और ये पॉइंट है Q है, ठीक है। अच्छा तो मैं जैसे बना दिया बीट 1 के लिए पैरेलल टू एक्सिस दे रखा है ना, सपोज और P ये है x1 y1, Q ये है x2 y2। और बेटे ये मतलब इनको अगर हम जोड़ दें तो ये PQ क्या हो रहा है बेटे, y एक्सिस के साथ पैरेलल हो रहा है, ठीक है। तो हमें PQ का डिस्टेंस निकालना है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये P एंड Q के एक कोऑर्डिनेट सेम, कौन सा कोऑर्डिनेट सेम होगा, एक्स कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट राइट बेटे। अरे याद आ रहा है ना, हेलो। यस सर। हाँ बेटे बेटे याद रखो कि वाई एक्सिस के ऊपर या फिर वाई एक्सिस के साथ पैरेलल होता हुआ कोई भी लाइन अगर लेते हो तो उसके ऊपर सारे पॉइंट्स के एक्स कोऑर्डिनेट कांस्टेंट आ जाएंगे। बेटे एक्स कोऑर्डिनेट को किसके साथ रिलेट करते हैं, विड्थ के साथ। एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, विड्थ। एंड वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, डेप्थ। डेप्थ। आप देख लो ना, जो वाई एक्सिस का पैरेलल है उसका विड्थ हमेशा सेम होगा, इसीलिए उसका एक्स कोऑर्डिनेट सेम। क्लियर और नॉट, ऐसे याद रखो, याद रह जाएगा। अच्छा तो बेटे दोनों का एक्स कोऑर्डिनेट बराबर, यहाँ पर x1 इज इक्वल टू x2 और y1 इज नॉट इक्वल टू y2 राइट, बस। तो बेटे दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा ना, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर का रूट ओवर। अच्छा बेटे x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, बिकॉज x1 0 माइनस x1 इज इक्वल टू x2 हियर, तो x1 माइनस x2 जीरो, ये जीरो, जीरो का स्क्वायर जीरो। तो आया y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर का रूट ओवर। अभी थोड़ा गाड़ी में ब्रेक लगाओ, थोड़ा गाड़ी में ब्रेक लगाओ। बेटे याद रखो डिस्टेंस होता है एक पॉजिटिव क्वांटिटी, डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता है। डिस्टेंस क्या होता है, पॉजिटिव क्वांटिटी। इसीलिए तो बेटा हम ये वाला स्क्वायर रूट यूज कर रहे हैं ना, इसके आगे माइनस दे रहे हैं क्या, ये वाला स्क्वायर रूट खाली यूज क्यों कर रहे हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला में खाली ये वाला यूज क्यों कर रहे हैं, आगे कुछ नहीं दे रहे हैं, क्योंकि बेटे डिस्टेंस क्या होता है, पॉजिटिव क्वांटिटी होता है, और ये स्क्वायर रूट हमेशा पॉजिटिव आंसर देता है। तो आप इसका आंसर y1 माइनस y2 लिख देने से क्या सही होगा, नो सर। नो। सर क्यों मॉड सही नहीं, देना पड़ेगा। मोड देना पड़ेगा। क्यों सही नहीं होगा, क्योंकि आपको कैसे पता चला y1 y2 में से कौन बड़ा है कौन छोटा है,
मेरा डायग्राम जो मैं बनाया हूँ, मेरा जो डायग्राम है, अभी मेरा डायग्राम के हिसाब से हाँ y1 y2 से बड़ा है, लेकिन अगर मैं डायग्राम उल्टा बनाता, मतलब इसको q और इसको p करता, इसको q x2 y2 और इसको q p कर देता, तो x y2 y1 से बड़ा। तो ये दोनों थोड़ी ना कोई फिक्स्ड नंबर्स हैं, y1 y2 थोड़ी ना कोई फिक्स नंबर है, तो ये दोनों वेरिएबल्स हैं, उनके वैल्यू पता नहीं, तो y1 माइनस y2 एक पॉजिटिव नंबर है कि नेगेटिव नंबर है आपको पता नहीं। तो जब ऐसा सिचुएशन होता है तो एक्स स्क्वायर का रूट ओवर हमने बताया था, हम डायरेक्ट मॉड एक्स करके खोलते हैं ना, क्या लिखते हैं बेटा, मॉड एक्स है ना, रूट ओवर एक्स स्क्वायर इक्वल टू मॉड एक्स। तो अगर x पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रहेगा, चलो ठीक है, अगर x नेगेटिव है तो मॉड उसको पॉजिटिव बना देगा। तो एक्स स्क्वायर का रूट ओवर का मैंने बताया था फॉर्मूला, क्या बताया था बेटे, मॉड एक्स, याद करो रखो। तो क्या आंसर होगा बेटे, y1 माइनस y2 का मॉड। यस सर। अच्छा, आप में से कितनों का इसका आंसर y2 माइनस y1 का मॉड भी आया होगा, क्या वो गलत है? नो सर। सही है, बिकॉज a माइनस बी का मॉड एंड b माइनस ए का मॉड दोनों सेम होते हैं, मॉड कर रहे हो ना, तो a माइनस बी माइनस एक दूसरे का नेगेटिव, दोनों का जब मॉड करोगे तो पॉजिटिव दोनों का मिल जाएगा। तो बेटे मॉड करते वक्त कौन सा ऑर्डर में माइनस करो मैटर नहीं करता, क्योंकि आप में से बहुत सारे इसको x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस वन का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला से लिखे होगे, तो y2 माइनस वन का होल स्क्वायर का रूट ओवर तो y2 माइनस वन का मॉड लिखोगे, तो चलेगा y1, एक ही बात है। अच्छा, तो दूसरा का आंसर उस हिसाब से क्या आ जाएगा, उसने बोला है दूसरा का कि एक्स एक्सिस के साथ पैरेलल है, तो ये पॉइंट x1 y1 है और ये पॉइंट x2 y2 है, पी क्यू, और एक्स एक्स से पैरेलल है, तो ऑब्वियसली बेटे जो भी जितने भी पॉइंट एक्स एक्स से पैरेलल होंगे उनके y कोऑर्डिनेट कांस्टेंट आ जाएंगे, क्योंकि सबके डेप्थ बराबर है ना, सबके डेप्थ इक्वल होगा। अरे समझ रहे हो ना, सबके डेप्थ इक्वल होगा ना, सबके डेप्थ इक्वल, सबके y कोऑर्डिनेट इक्वल। तो बेटे y कोऑर्डिनेट इक्वल मतलब इधर y1 इज इक्वल टू y2, तो पी क्यू के बीच में डिस्टेंस किया जाएगा x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का जीरो का रूट ओवर, तो सिंपली रूट ओवर ऑफ x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, और क्या आंसर आ जाएगा, मॉड ऑफ x1 माइनस x2। तो अगर आप आंसर में लिखोगे y1 माइनस y2 तो गलत है बेटे, मॉड ऑफ y1 माइनस y2 लिखना होगा। आंसर में खाली x1 माइनस x2 गलत होगा, मॉड ऑफ x1 माइनस x2 सही होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करेंगे, और बाकी के हम नेक्स्ट क्लास में। अच्छा, ये सब हो गया होगा ना, ये सब बेकार सा सवाल था, चलो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में कुछ असाइनमेंट दे दूंगा और उसके ऊपर आप क्वेश्चन आंसर करो। चलो बाय। थैंक यू थैंक सर। यू सर। वेलकम। थैंक यू सर। थैंक यू।